टैक्स के साथ साथ हम आपके इन्वेस्टमेंट्स पे भी बात करेंगे, सेविंग पे भी बात करेंगे। भारत में आपकी ही डेटा कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कि लगभग 4.25 से 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड है आप लोग के फर्म में। कि जो बच्चे, जो युवा आज आपको और मेरे को देख रहे हैं, तो सीए की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? तो आपके दर्शक है, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं कोई और कोर्स करूँ, विदेश जाऊँ। आज लाखों में नहीं करोड़ों का खर्चा हो गया, जबकि सीए का कोर्स पूरे 5 साल में लाख रुपया भी नहीं लगता और आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड में पूरा पैसा वापस मिल जाता है। पर आज भी जो जनसंख्या है हमारी, सिर्फ 2% लोग टैक्स रियल में भरते हैं और पूरा जो बोझ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह में जा रहा है। ये डेटा हमारे सबके पास है कि दुबई में आज की डेट में लगभग 45 लाख इंडियंस रह रहे हैं, जो गल्फ वगैरह का डेटा जो मैं पढ़ रहा था आने से पहले। और हमारे देश में तो ये सीएसआर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट भी अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कुछ सोसाइटी के लिए करे। आज हिंदुस्तान से बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग कहीं नहीं है। तो ये टैक्स चोरी रोकने के लिए आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? यूपीए ने तो आई थिंक दशा और दिशा बदल दी देश की। नमस्कार, स्वागत है आपका। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आता है, जितने भी सैलरीड क्लास लोग हैं उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं अब इनकम टैक्स की तैयारी कर लूँ, मैं अपनी टैक्स की प्लानिंग कर लूँ। बट साथ में जब आप टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो आप एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और लॉयर, ये 3 लोगों से आप कभी कुछ छुपा नहीं सकते। इनको आपको बहुत सब कुछ स्पष्ट और सच कहना पड़ता है। ये आपके एक राजदार होते हैं। और टैक्स कंप्लायंस इंडिया में एक तरीके से डर की तरह देखा जाता है। उस डर को हम आज ईजी करेंगे। टैक्स के साथ साथ हम आपके इन्वेस्टमेंट्स पे भी बात करेंगे, सेविंग पे भी बात करेंगे। और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेके लोगों के दिल में इतना डर क्यों है? जो बच्चे, युवा आगे आना चाहते हैं, उसके लिए भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अनिकेत तलाटी का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, उससे पहले मैं उनके बारे में 3-4 चीज़ें बताता हूँ। ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल के लिए बहुत अग्रणी रहे हैं, ये पुश करते आए हैं जहाँ भी रहें। ये खुद का भी प्रैक्टिस करते हैं। अहमदाबाद, गुजरात में तलाटी एंड तलाटी कंपनी के सीनियर पार्टनर भी हैं। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये मेंबर्स भी हैं सेबी के, जो प्राइमरी अथॉरिटी है आज की डेट में शेयर्स की। ये इंश्योरेंस आरडीआई के भी मेंबर रहे हैं और बहुत सारे बोर्ड्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे। उससे पहले स्वागत है आपका निकेत जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैंने कहा कि हम मार्च के मुहाने में बैठे हैं, जितने भी सैलरीड क्लास हैं अब जाके इनकम टैक्स की प्लानिंग करना चालू करते हैं। मैं इनकम टैक्स के सवालों पे आऊँ, इन्वेस्टमेंट पे आऊँ, जो हमारे लाखों करोड़ों दर्शक हमको देख रहे हैं लाइव आपके माध्यम से। आज भारत में आपकी ही डेटा कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कि लगभग 4.25 से 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड है आप लोग के फर्म में। जो पॉपुलेशन के मुताबिक आप देखो तो हर 3500 लोगों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। रेशियो अगर हम देखें, जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का, उसके हिसाब से तो नंबर रिक्वायर्ड आप लोगों का प्रोजेक्शन है कि 30 लाख सीए चाहिए। कि कारण क्या है कि इतनी कम संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में इंडिया में है? इसको आप एक्सप्लेन करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और आपने जो आंकड़ा बताया उसकी मैं बात करूं तो जी बिल्कुल सही है। आज मान के चलिए 4 लाख से 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में है। आज अगर इसे आप कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी पॉपुलेशन शायद हमसे 1/3 है, उसमें भी हमारे से ज़्यादा सीपीए हैं। तो डेफिनेटली एक इकोनॉमी के स्तर से अगर आप देखते हैं तो हमें पूरा मालूम पड़ता है कि एक पॉपुलेशन का रेशियो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से कम है। पर इसके कई कारण हैं। आप अगर देखेंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से और अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि पिछले 70 साल में जितने सीए नहीं बने उतने पिछले 5 साल में बन गए। तो इसे देखने के 2 दृष्टिकोण हैं। पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देश बदली है, दुनिया बदला है, और जिस तरह से भारत ये विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और जिस तरह से हम जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह से नए नए टैक्स एसएससी हर साल जुड़ रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब मैं सीए करता था, मुश्किल से 1 करोड़ लोग रिटर्न भरते थे। आज वो संख्या 10 करोड़ के आसपास आ गई है। तो 10 गुना काम भी बढ़ा है, टैक्स पेयर बढ़े हैं। जीएसटी से कई सारे बिजनेसेस जो पहले कभी सेल्स टैक्स या वैट नहीं भरते थे, उनकी भी जवाबदारी बढ़ी है।
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और आपने जो आंकड़ा कहा, उस 30 लाख तक पहुँचने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी पहल ली है। इसी साल 2025 में, जो हम फाइनेंशियल साल की, हमारा साल अप्रैल से मार्च चलता है, आप सब जनवरी से दिसंबर तक साल मनाते हैं, हमारा साल न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है और 31 मार्च को हमारा साल खत्म होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फेर किया है, और वो ये किया है कि हमारी परीक्षा साल में 2 बार हुआ करती थी, मई और नवंबर। कुछ भी आ जाए, साल में 2 ही परीक्षाएं होती थी। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम साल में 3 बार परीक्षाएं ले रहे हैं, और इससे क्या हो गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और नंबर ऑफ सीएस जो हर साल बन रहे हैं, उसकी मात्रा 1.5 गुनी हो गई है। क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में हम मान के चलिए अगर 20,000 सीए बनते थे, तो आज 3 अटेम्प्ट में 30,000 सीए हर साल बन रहे हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है। तो मैं अनिकेत जी आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने बोला अटेम्प्ट की संख्या बढ़ गई है, इंस्टीट्यूट जो भी हैं आपके जितनी भी बॉडीज है उस पर काम कर रही हैं, जिसके आप खुद भी प्रेसिडेंट रहे हैं 2023 और 24 में, आपने बहुत करीब से देखा है। पर जो मेरा बेसिक सवाल है, इसको 2 भागों में पूछता हूं मैं आपसे। जो सीए का एग्ज़ाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें आज भी उसके फाउंडेशन एग्ज़ाम में 75% लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा सवाल उसके साथ जुड़ा ये है कि जो बच्चे, जो युवा आज आपको और मेरे को देख रहे हैं, तो सीए की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? क्योंकि सीए के पीछे, बनने के पीछे आदमी अपने जीवन काल का 4 से 5 साल तो ऐसे ही लगा देता है। तो आप इसका आंसर इत्मीनान से करें। देखिए, इसके बारे में तो एक हमारे वहाँ कहा जाता है, लोग पूछते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करने में क्या लगता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पैसे तो बहुत कम लगते हैं, जवानी पूरी लग जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी साल तक मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी अटेम्प्ट लगते हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए। बट ये करने के बाद आपको एक चीज़ पक्का बताऊंगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, या वो खुद की प्रैक्टिस करें या वो किसी इंडस्ट्री में जाए और काम करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने हैं। इसीलिए जो आपने बात कही कि रिजल्ट 75% फेल हो रहे हैं, पर इसके सामने आप देखिए 25% पास भी हो रहे हैं। यही आंकड़ा अगर आप आज से 15 साल पहले का देखेंगे तो ये 2% हुआ करता था। तो काफ़ी फेर हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा लेने का तरीका बदला है। उसमें जो पहले एक रॉट लर्निंग हुआ करती थी कि आपने कितना अपने अंदर समा लिया और कितना आप बाहर अपने पेपर में निकाल लेते, उससे मुड़कर हमने एक जो एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज किया। और मुझे गर्व है 2023 में जब मैं प्रेसिडेंट था, 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट के 75 साल पूरे हो रहे थे, तब राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से हमने नया कोर्स लॉन्च किया। और इसी में हमने एक नई जो पहल की वो इस प्रकार की कि हमें रॉट लर्निंग नहीं चाहिए। आज एआई के ज़माने में आपको हर एक चीज़ आपके मन में होना ज़रूरी नहीं है, बट आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, वो बदला है। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जवानी लग जाती है, साथ साथ पसीना भी बहुत लगता है। पर जवानी लग जाती है जब आप कहते हैं, तो कितने साल लगते हैं एक आदमी को सीए बनने में? आप मुझे सिंप्लीफाइड स्टेज में समझाइए कि अगर कोई बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है, 11th कॉमर्स में, वो आपको और मेरे को देख के ये समझना चाहेगा कि कितने साल लग जाएंगे। जवानी बोल के आप डरा रहे हैं दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल मैं डरा नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पैसे बहुत कम लगते हैं। मैंने साथ साथ वो भी कहा, आज उन सभी जो आपके दर्शक हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं कोई और कोर्स करूँ, विदेश जाऊँ। ये आज लाखों में नहीं, करोड़ों का खर्चा हो गया है। जबकि सीए का कोर्स पूरे 5 साल में लाख रुपया भी नहीं लगता, और आपको आर्टिकलशिप में, स्टाइपेंड में पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो जो आपने कहा कितने साल लगते हैं, देखिए 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा का अगर विद्यार्थी है, वो कॉमर्स में हो या साइंस में हो, हमारे वहाँ कितने ही लोग साइंस से आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। अगर वो मन बना लेता है कि मुझे सीए करना है, तो वो इमीडिएटली रजिस्टर कर सकता है। उसकी 12वीं की परीक्षा के बाद वो हमारी फाउंडेशन की एग्ज़ाम देगा, और जैसे उसने फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी और ये क्लियर कर ली, उसके बाद उसे 1 साल के अंदर उसे इंटरमीडिएट देनी है, और उसके 2.5 से 3 साल में वो फाइनल दे सकता है। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर वो किसी भी बैचलर का प्रोग्राम करता है, बीकॉम करता है या कोई और कोर्स करता है, जो नई स्कीम में आज तो 4 साल के कोर्सेज हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ वो बैचलर ख़त्म करेगा और उसके साथ वो सीए की डिग्री भी प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है तो 4 साल लगते हैं, बट मैं एवरेज अगर बताऊँ आपको, इसमें आर्टिकलशिप भी आ गई अंदर। इसमें आर्टिकलशिप भी आ गई 2 साल की, जो हमने उसमें भी फेर किया है। पहले ये 3 साल हुआ करता था, अब नए कोर्स में बदलाव के साथ 2 साल की आर्टिकलशिप है। हमने इसीलिए किया ताकि स्टूडेंट्स को आज के ज़माने में
ज़्यादा समय ना देना पड़े ऑफिस में जाने के लिए और वो परीक्षा के लिए ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। तो 4 साल मान के चलिए, हाँ अटेम्प्ट लग जाते हैं तो आप 5 मैक्सिमम 6 साल में अगर कोई भी अच्छा एकेडमिकली वेल टू डू स्टूडेंट है और वो मेहनत करने को तैयार है, तो मैं नहीं मानता हूँ 4.5-5 साल से ज़्यादा समय उसको लगना चाहिए। जो अनिकेत जी ने बताया, तलाटी जी ने, ये खुद एक एक्सपीरियंस्ड सीए हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी चला चुके हैं, 1 साल प्रेसिडेंट भी रहे हैं फॉर्मर। इनका कहना ये है कि अगर आप 12th पास करके फाउंडेशन कोर्स क्लियर करते हैं, चाहे आप कॉमर्स में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, मैं सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि जो लाखों युवा इस शो को भी देखते हैं, मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि सीए बनना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है अगर आप डेडिकेट होकर करते हो। तो इन्होंने बताया अनिकेत जी ने, आपने फाउंडेशन कोर्स क्लियर करना है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट जाना है, तो लगभग आपने अगर एक अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, साथ में अपना ग्रेजुएशन करते हुए, तो आप सीए आसानी से 4 से 5 साल तक बन सकते हैं। हालांकि ऑन अ लाइटर नोट, जो उन्होंने कहा कि आपकी पूरी जवानी लग जाती है, हो सकता है कि आपके एक अटैम्प्ट में ना हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो। आई थिंक सीए का एग्ज़ाम अपने आप में एक डेडिकेटेड, फोकस्ड, डिसिप्लिन होकर करने वाला एग्ज़ाम है। ये 3-4 प्रोफेशन हैं जो अपने सामने लगा देते हैं कि मैं सीए हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप किसी प्रोफेशन में और नहीं देख सकते कि वो लगाता है अपने घर के बाहर कि मैं इंजीनियर भी हूँ। सीए के घर के बाहर तो आजकल लिखा होता है बड़ा प्राउडली सीए, गाड़ी के पीछे भी आजकल देखते हैं आपके सीए। ये नया ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग सीए भी बताने लगे बड़ा प्राउडली, उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। ये एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ, जहाँ हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि 10 करोड़ लोग आज डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो लगभग संख्या अगर आप देखें, 6 से 7% लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। ठीक है, लेट्स पुट इट लाइक दिस, दर्शकों के लिए। उसमें से 1.5 से 2% लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, पर ये ऐसा क्यों है कि जो भारत की इतनी आबादी वाला देश है, 140 करोड़ भारतीय हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना लेके चल रहे हैं और हम सब उनके पीछे चल रहे हैं उस सपना को पूरा करने के लिए, पर आज भी जो जनसंख्या है हमारी, सिर्फ 2% लोग टैक्स रियल में भरते हैं और पूरा जो बोझ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह में जा रहा है। तो जो लोग टैक्स भर रहे हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते थे जब आप भी प्रेसिडेंट थे और आप भी अभी भी मेंबर हैं, उसमें एकदम कंट्रीब्यूट करते हैं? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग उस पर कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कि ज़्यादा लोग आके टैक्स भरें ताकि जो बोझ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह में जाए, तो आप उसके बारे में बताएं। देखिए, इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ तो हमने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी वित्तीय ज्ञान की, जिससे हम लोगों को कहते थे कि सिर्फ साक्षर होना ज़रूरी नहीं है, पर वित्तीय तरीके से साक्षर होना आज बहुत ज़रूरी है। और अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों और अब जब हम आज़ादी का पर्व मनाएं, तब ये देश गर्व से कह सके कि आज हम उन दुनिया के देशों के साथ खड़े हैं जो अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं। अगर वो हमें करना है तो हमें हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ाना होगा। देखिए, बहुत दुखद बात है ये कि सिर्फ 6 से 7% लोग टैक्स भरते हैं, पर इसे देखने का एक और तरीका है। ये आंकड़ा इससे बहुत कम हुआ करता था। जिस तरह से टेक्नोलॉजी, और आपने टेक्नोलॉजी की शुरू में जो बात की, सरकार जिस तरह से टेक्नोलॉजी लेके आई है, आज इनकम टैक्स में हो 26 AS, AIS, ऑनलाइन फाइलिंग, TDS, GST के माध्यम से हो, UPI डिजिटल पेमेंट्स, जिससे आज सारे पेमेंट छोटे से छोटा, अगर आपके वहाँ वेंडर है जो रोड पे भी बेच रहा है, उसका भी रिटर्न, उसका भी इनकम टैक्स वो भर रहा है, क्योंकि उसकी इनकम सारी आज UPI से उसके बैंक के अकाउंट में आ रही है। तो जनधन, ये सब होने के कारण ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। पर हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर हमें आगे और बढ़ना है और अगर हमें अपने आप को कंपेयर करना है अमेरिका से, चीन से, रूस से, यूरोप के बड़े देशों से, तो यहाँ टैक्स पेयर का बेस हमसे 3, 4, 5 गुना बड़ा है। और उसके कारण 2-3 हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है, जो आपके सभी दर्शकों को जानना ज़रूरी है, आज भी हिंदुस्तान में 75 साल बाद एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पास छोटा खेत है, 1 बीघा 2 बीघा, और आप कुछ लाख रुपए कमा रहे हैं, या आपके पास बहुत बड़े खेत हैं जिसमें आप करोड़ रुपए का पैसा कमा रहे हैं, तो भी एग्रीकल्चर इनकम हमारे देश में एग्जेम्प्ट है। और जिस तरह हमारा देश इतने सालों तक चला है, आधे से ज़्यादा देश तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। तो जिस तरह से अर्बनाइजेशन होगा, लोग गांव देहात से शहरों की ओर आएंगे और नौकरी करेंगे, उनका TDS कटेगा तो उन्हें टैक्स लायबिलिटी आएगी। और साथ साथ सरकार ने भी जिस तरह से एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाई है, आज 12 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हैं, तब तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। आपने एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात छेड़ दी निकेत जी।
बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप एक अच्छी पोस्ट पे भी रहे, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी चलाया है, बहुत सारे फॉर्म्स में भी आप जाते हैं, फोरम में भी बातें करते हैं जाके, तो आपने एक मुद्दा उठाया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। आप ये एडवोकेट कर रहे हैं इसके माध्यम से? मेरा बहुत बहुत क्लियर ओपिनियन है इसमें, एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो इस देश के हित के लिए सोचता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम एक सीमा तक एग्जेम्प्ट रखिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा देश में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतने जॉब्स नहीं थे, लोगों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, और जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिनकी पैदाइशी गांव में कितनी हुई, सीमा तक लगना चाहिए? देखिए आज जब आप हम कहते हैं कि 12 लाख तक अगर आप कोई भी कमाई करते हैं आप मत कमाइए, तो exempt है सरकार को। एग्जाम्प्ट है। आप, मैं कहता हूं इसे और बढ़ा दीजिए, 25 लाख रुपया। आज 25 किसानों के लिए आप बोल रहे हो 25 लाख तक एग्जाम कर दो, 50 लाख, मैं बोलता हूँ और बढ़ा दीजिए। पर कोई तो आज ऐसा देश है जहां आप 5 करोड़ का रिटर्न भर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम का, और आप 1 भी रुपया टैक्स नहीं भर रहे, तो ये कब तक चल सकता है? तो आपको कहने का मतलब ये है कि जब विकसित भारत का जो यज्ञ चल रहा है, मोदी जी जो इसका प्रचार प्रसार में लगे हैं, हर सेक्टर में काम हो रहा है, तो इसके लिए किसानों को भी सामने आना चाहिए। आप पहली बात ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप जो सरकार देख रही है, बजट सेशन भी आएगा, वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग्स भी चल रही हैं, पेपर लिखे जा रहे हैं बहुत कुछ चीज़ों पे। तो अगर आपको वो लोग देख रहे हैं, वित्तीय डिपार्टमेंट के लोग, तो ये क्लियर कट मैसेज भी है कि आप किसानों को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाइए। भले आप एग्जाम्पशन लिमिट कुछ भी दीजिए, 12 की जगह 25 कीजिए, 30 कीजिए। ये आपको पॉइंट, आई होप अगर फाइनेंस मिनिस्टर देख रही होंगी ये शो तो जरूर उस पर काम करेंगे। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ और बताऊंगा, ये देश का यज्ञ हो रहा है और सभी लोगों को तो आहुति देनी चाहिए, आहुति सबको देनी चाहिए। आज पहले लोगों को क्या लगता था, मैं टैक्स दे रहा हूँ, क्या काम आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? लोगों को लगता था करप्शन हो जाएगा, पॉलिटिशियन खा जाएंगे। आज जब आप देख रहे हैं इतने बढ़िया हाईवे बन रहे हैं, इतने बढ़िया एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने बढ़िया रेलवे स्टेशन बन रहा है, आज देश में इतना काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको इस पर आहुति देनी चाहिए। आपका बहुत पॉइंट वेरी वेल टेकन। बट मेरा दूसरा सवाल इसके साथ ये है, जब हम टैक्स स्ट्रक्चर्स की बात करें इंडिया की, हमने ये भी बात करी कि 7% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लगभग 2% लोग रियल में पैसा भरते हैं, ठीक है जी। पर जो HNIs है, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, HNI का मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उसको अंग्रेजी में HNI कहते हैं यहाँ पे। तो जो HNIs हैं, ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग, 1 करोड़ जो कमाते हैं, मैं कितने लोगों से रिसर्च पे बात करा था आपके पास आने से पहले, उनका एक ही दर्द है कि हमारा 43% तो टैक्स में चला जाता है, 57% बचता है हमारे हाथ में। जो 43%, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, तो मैं 43 लाख तो गवर्नमेंट को दे रहा हूँ एज ए इनकम टैक्स। उसके बदले में मुझे मेरी सोशल सिक्योरिटी क्या मिल रही है? एम आई गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस फ्री? नो। अनलाइक इन द वेस्ट, आपने जो दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया, US का वगैरह, की 3 गुना है, 4 गुना है, क्योंकि अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सोशल सिक्योरिटी क्या, किस तौर में मिलती है? आपको यू आर टेकन केयर ऑन योर हेल्थ, यू आर टेकन केयर ऑन योर एजुकेशन, वो दोनों चीज़ें बेसिक्स तो फ्री है वहाँ पे। हालांकि हमारी सरकार भी उस पर काम कर रही है, बुजुर्गों को उस दायरे पे लाया गया, 70 साल वालों को, एक जो BPL कैटेगरी के लोग, उनको भी लाया गया। हमारे देश में भी काम हो रहा है। बट मैं HNI वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं आज CA से बात कर रहा हूँ, जो नंबर्स की समझ रखता है, जो नंबर्स को बहुत अच्छे से समझता है, जो HNIs हैं। तो उसके 2 टुकड़े हैं मेरे सवाल के, आप इत्मीनान से बताइए। एक तो जो टैक्स भर रहा है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है अभी इंडिया में, और मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो इंडिया से निकल के दुबई की तरफ मूव कर रही है या दूसरे देशों की तरफ जा रही है। ये डेटा हमारे सबके पास है कि दुबई में आज के डेट में लगभग 45 लाख इंडियंस रह रहे हैं, जो गल्फ वगैरह का डेटा जो मैं पढ़ रहा था आने से पहले। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि इनकम टैक्स 0 है, यू नॉट टू पे एनी टैक्स इन दुबई। हैं जितने भी हाई एक्सपैट्स हैं, दे आर इन दुबई राइट नाउ, और मे बी अदर कंट्रीज ऑल्सो दे आर मूविंग। जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, वो हमारे देश का सबसे इंटेलेक्चुअल धरा है, जिसको हमको अपने पास बचा के रखना है, संभाल के रखना है। क्योंकि अगर युवा ऐसे नहीं होंगे हमारे पास, तो हमारा देश शायद कहीं ना कहीं अटकेगा। तो आपका इन लोगों के लिए क्या मानना है? और ये मुझे बताइए कि लोग दुबई जैसी कंट्री में या दूसरी कंट्रीज में क्यों मूव हो रहे हैं, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, आपने 2 पहलू कहे, मैं सबसे पहले पहलू की बात करूंगा। जो HNI, और आजकल तो UHNI का भी काफी बात होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अल्ट्रा जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो कितने पैसे वाले होते हैं? देखिए, ये 1 करोड़ वाले तो HNI हो गए, 1 करोड़ से ऊपर HNI हो गए, 10 करोड़ के ऊपर वाले अल्ट्रा HNI हो गए, 10 करोड़ के ऊपर अल्ट्रा HNI। जी 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 जी। तो ये 10 करोड़ कमाने वाले जितने भी लोग हैं इंडिया में, आई थिंक यू गाइस आर नाउ बीन कॉल्ड UHNI। उनको पता ही होगा, बट वी आर मेकिंग इट क्लियर। बिल्कुल। और ये HNI, UHNI, जिन सब की
इनकम टैक्स का जो रेट आपने बताया 43% है। देखिए मैं ऐसा मानता Am I right on this? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। और मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्हें कोई भी कारण है कि देखिए सबसे पहले तो पिछले बजट में काफ़ी सुधार किए गए, तो ये रेट थोड़ा कम किया गया है और आज एवरेज रेट आप 40% के आसपास मान के चलिए, 3% कम हो गया। तो ये सरकार को भी फीडबैक मिला है कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो आप मुझे पनिश मत करिए। पर साथ साथ इसे देखने का एक और तरीका है, और जो मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ दर्शक जो भी HNI और UHNI हैं वो इसे समझें। देखिए हम एक सोशल स्टेट है। आज इतने सालों बाद जब हमें आपको एक मौका मिल रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा आवक कमाने का, या आपकी आय 1 करोड़ से ज़्यादा है, इसका मतलब है आज एक प्रिविलेज लॉट है। और किसी भी परिवार में जैसे होता है, अगर एक बड़ा भाई कमा रहा है, छोटे भाई की नौकरी नहीं लगी तो क्या करता है, घर तो वही चलाता है। हम सबको मिलकर देश चलाना है। और जो लोग 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं, आप ये समझिए कि जो लोग आज उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए उनका टैक्स आप भर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरी तरीका उसे देखने का ये है कि आप अपने आप को कंपेयर करिए। जो आदमी 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल मैं नहीं मानता हूँ किसी भी तरह से कम है। उसकी लाइफस्टाइल कितनी है, उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसे रोड, रास्ते, एक्सेस, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ सारी मिल रही है। तो आप अपने आप को कंपेयर करिए कि अगर मैं यूरोप में होता तो मेरा 54% टैक्स होता, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में होता तो मेरा 48 से ज़्यादा % टैक्स होता। और कितने ही अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो हमसे, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, बाकी देशों में देख लीजिए, इससे कहीं ज़्यादा टैक्स भरते हैं। तो HNI और UHNI को इतना ही कहूँगा कि हाँ 40% शायद आपको एक बार के लिए लगे, बट ऐसा मान के चलिए कि ये उन लोगों के लिए हम भर रहे हैं जो आज तक इतना तरह से आगे नहीं आ पाए हैं, जिनकी आज भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। और किसी भी देश को अगर स्टेबली आगे बढ़ना है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी। मैं नहीं कहता हम कम्युनिज्म में चले जाएं और अगर 100 रुपये आता है तो 100 लोगों में 1-1 रुपया बटे, बट जिसे ज़्यादा मिल रहा है उसकी भी कोई जवाबदारी है। और हमारे देश में तो ये CSR जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट भी अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कुछ सोसाइटी के लिए करे। तो मैं उसे 2 ही तरह से बताऊंगा, एक आप सोसाइटी के लिए अपना जो दायित्व है वो निभा रहे हैं, और दूसरा आप विदेशों के देशों के कंपैरिजन में कम टैक्स दे रहे हैं। अभी इन विदेश के देशों में आपने एक देश का जो जिक्र किया वो है दुबई। देखिए दुबई में आपकी बात बहुत सच है, बहुत लोगों को रुचि है। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जितने मेरे और मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे बात करता हूं तो आए दिन कोई ना कोई आदमी आके हमसे बात करता है कि मुझे दुबई शिफ्ट हो जाना है, दुबई में क्या टैक्सेशन है। एक समय हुआ करता था कि सिर्फ साउथ के लोग और वही गल्फ जाया करते थे, गुजरात राजस्थान वाले लोग तो जाते थे। आज इवन नॉर्थ से कितने लोग, ईस्ट से कितने लोग, तो मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में लोग हैं जो दुबई को एक ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए मल्टीपल कारण है। सबसे पहला तो वहाँ जो आपने कहा इनकम टैक्स 0 है, बट वो पर्सनल इनकम टैक्स 0 है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो लोग कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, मैं आपको रुकता हूँ, पर्सनल टैक्स 0 है, मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 0% टैक्स देना है। You need not to give any tax if you are staying in Dubai. That's what it is. Please continue. Yes. So it is 0 पर्सनल इनकम टैक्स। पर अगर आप किसी दुबई के बंदे से पूछेंगे वो कहेगा भैया इनकम टैक्स के नाम से पैसा नहीं ले रहे, बट हम तो वैट नहीं देते थे, आज हमारे वहाँ भी वैट आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर हम डोमेस्टिकली बाय करते हैं मुझे वैट भरना पड़ रहा है। मैं जैसे ही रोड से निकलता हूँ सालिक, यानी रोड के ऊपर एक्सरे लगाए, आपकी गाड़ी क्रॉस हुई, आपका पैसा कट गया। तो देखिए कोई भी देश को अगर आगे बढ़ना है, सऊदी अरब जिसमें तेल इतना था लोग सोचते थे पूरी हमारी 7 पीढ़ियाँ रह लेगी तो भी कुछ नहीं होगा, बट पिछले 15 साल में सोलर एनर्जी ने ही तेल को इतना बड़ा कंपटीशन दिया है कि सऊदी अरब भी सोच रहा है, बाकी के गल्फ के देश सोच रहे हैं कि मुझे टैक्स लाना है। तो मैं नहीं मानता हूँ 0 टैक्स पे कोई भी देश पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल सकता है। बट हाँ, आज के समय में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग दुबई को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ 0 इनकम टैक्स है। अगर आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में आज लोगों को खास करके सर्दियों के मौसम में लगता है कि यार मेरी एयर, मेरी हेल्थ का क्या रिक्वायरमेंट है। जिनको अच्छा AQI और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी लोग एजुकेशन के कारण, हालांकि आज हिंदुस्तान में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया गया है, काफ़ी नए चेंजेस किए गए। पर आप क्या एज अ CA मुझे एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास अगर मैं आता हूँ, आपका क्लाइंट हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अनिकेत जी, तलाटी जी, मुझे दुबई जाना है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे और दर्शकों को क्या एडवाइस करेंगे जो दुबई जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो संख्या है दुबई की 2012 के बाद ऑलमोस्ट डबल हुई है। देखिए मैं उनको 3-4 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले तो चीज़ कहूँगा कि आपके पास वहाँ नौकरी है या आय का कोई साधन है। आप सिर्फ सोच लें कि मैं वहाँ चला जाऊँ और 0 इनकम टैक्स है। भैया इनकम टैक्स तो तब लगेगा जब इनकम होगी। तो एक इनकम का सोर्स है, आपके पास वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप सोचिए।
दूसरा, क्या आप अपने पूरे फैमिली को यहाँ छोड़ के वहाँ जाना चाहते हैं या पूरे परिवार समेत वहाँ जा रहे हैं? अगर पूरे परिवार को वहाँ ले जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आज हिंदुस्तान से बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग कहीं नहीं है। दुबई जो एक समय पे सस्ता गिना जाता था क्योंकि पेट्रोल सस्ता था, बाकी चीज़ें सस्ती थी, आज सब तरह से महंगा हो गया है। इनफैक्ट अगर आप शॉपिंग की बात करें, लोग पहले दुबई शॉपिंग करने जाते थे, आज दुबई शायद सबसे महंगी डेस्टिनेशन हो गई है शॉपिंग के लिए। तो कॉस्ट को फैक्टर करना चाहिए। तो अगर मुझे कोई पूछता है, मैं कहूँगा आपके पास इनकम होना चाहिए, आपके पास सामने एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मुझे इतने सारा कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और तीसरा जो बहुत सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने कहूँगा वो ये है कि क्या आपके पास वहाँ और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अगर आपका कोई इंटरनेशनल बिजनेस है, आप अफ्रीका बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप काम करते हैं तो आप दुबई को अपना बेस बना सकते हैं। बट आज जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, जो ग्रोथ इंडिया में है, वो कहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बट एक ना इसका एक फ्लिप साइड है। आपने कहा कि आप दुबई जाने से पहले ये देखिए कि आपके पास वहाँ पे नौकरी है। आप अपनी फैमिली को ले जाने से पहले सोचिए ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुबई का ऑब्वियसली हाई है इंडिया से। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बिजनेसेस शिफ्ट कर लिए इंडिया से बाहर दुबई। दे आर वेज एंड मीन्स, यू नो बेटर देन ऑल ऑफ अस कि क्या तरीके होते हैं वो। भाई वहाँ से इनवॉइसिंग वापस आप इंडिया को कर लेते हो तो ऑब्वियसली यू कैन बी इन इंडिया एंड दुबई, बोथ प्लेसेस। लोगों ने घर यहाँ पे भी रखा हुआ है, दुबई पे रखा हुआ है। गोल्डन वीज़ा में आप 5 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, 10 साल के लिए आपको वीज़ा मिले। तरीके तो टैक्स बचाने के बहते रहे हैं लोगों के पास, लोग बचाते भी आए हैं। बट मैं कमिंग बैक टू दैट अगेन थॉट जो हम बात कर रहे थे HNIs की और बाकी लोगों की जो टैक्स भर रहे हैं 2% लोग, वो 2% पेन एरिया है। आप जिनसे भी ऑफ द कैमरा बात करते हैं हम जाके, लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ और दूसरा मेरे सामने वाला बिजनेसमैन भी 1 करोड़ कमाता है, वो टैक्स नहीं भर रहा है, मैं टैक्स भर रहा हूँ। तो ये टैक्स चोरी रोकने के लिए आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो टैक्स चोरी रोकने के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो जो ये चीज़ें जो पैरिटी आ जाए। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आप कमा रहे हैं तो आप दूसरों के बिहाफ में टैक्स भर रहे हैं, बट वो सामने वाला बोलता है मैं रेडी हूँ भरने के लिए, बट ये जो दुकानदार है या बिजनेसमैन ये क्यों नहीं भर रहा। इसके पास तरीके हैं वेज एंड मीन्स टैक्स के खेलने के लिए, पर सैलरी के पास तो है नहीं। तो आप उसके बारे में बताएं। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी काफ़ी लोग खास करके जो सैलरी कमाते हैं वो आके कहते हैं कि यार मुझे तो सैलरी में आज, स्पेशली अगर मैं नई रिजीम में हूँ, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है और मुझे पूरी मेरी आय पे टैक्स भरना है। सामने अगर बिजनेसमैन है तो उससे डिडक्शन मिलता है। देखिए, मैं उससे 2 चीज़ कहूँगा। पहला तो वो बिजनेस कर रहा है और रिस्क ले रहा है, रिस्क और रिटर्न साथ चलता है। अगर बिजनेस बंद हो गया तो उसे कोई 1 तारीख को या 5 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में पैसा किस्त भरने वाला इंसान नहीं है। वो उसे खुद को मेहनत करनी है, खुद लेके आना है। कल उठ के अगर आप समझिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और बोलते हैं नहीं बुरा समय आ गया भैया, तकलीफ है, तो भी आप तो जाके HR को बोलेंगे भैया मेरा 5 तारीख आ गई, मुझे मेरा सैलरी दो। वो किसको जाके कहेगा। काफ़ी समय आता है अगर वो टेक्सटाइल का काम कर रहा है, ट्रेडर है, किसी और का काम कर रहा है और उसे अगर पेमेंट नहीं आ रही, समय खराब हो गया, क्रेडिट में डिफिकल्टी है, बीच में कोविड आए थे, कितने सारे कारण हैं, जब पेमेंट साइकिल लिक्विडिटी अटक जाती है तो बिजनेसमैन तो रिस्क ले रहा है, इसीलिए उसे इनकम टैक्स में अलग प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर वो सोचता है कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो सामने वाले को भी कमाना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, पिछले 10 सालों का आप इनकम टैक्स का डेटा देखिए, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। देयर इज़ फिनोमिनल ग्रोथ इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। आज देश में 20 लाख करोड़ अगर मैं मान के चलता हूँ उतना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आ रहा है और हर बजट में 15 से 20% इंक्रीज है और ये पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं। तो आप क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे तो 3 गुना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले 10 साल में बढ़ा है। और ये ऐसे ही नहीं बढ़ा कि हमारे अंदर क्या देशभक्ति जागी और हमने कहा हाँ मुझे टैक्स भरना है। ये आया है टेक्नोलॉजी के कारण। आज सरकार सब जानती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT वगैरह। सरकार के पास इतने बढ़िया टूल हैं, उन्हें सब मालूम है। आपने बैंक में से कैश विड्रॉ किया, आपने बैंक में कैश जमा किया, आपने फॉरेन की ट्रिप लगाई, आपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और कहाँ सब सरकार को मालूम पड़ रहा है। तो GST अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, टर्नओवर करते हैं, हर महीने आपका टर्नओवर आपको मालूम पड़े या ना पड़े, आपकी बुक्स आप अगर क्वार्टर लिख रहे हैं, साल के अंत में लिख रहे हैं, सरकार को तो हर दिन हर महीने E-इनवॉइसिंग के माध्यम से मालूम पड़ रहा है आपका कितना टर्नओवर। वो आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है
और आप शायद दर्शकों को डरा रहे हो कि सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे तो सरकार देख रही है आपको। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जाइए, घूमिए, सब सोशल पर ईमानदारी से टैक्स भरिए। ईमानदारी से टैक्स भरिए। तो बट अभी अनिकेत जी, अभी तो मेरे पास सवाल और बहुत सारे हैं, बट मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया है, हमारा भारत है, हमने डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी देखा, डीमोन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य था कि भाई किसी भी तरीके से जो कैश सर्कुलेशन है इंडिया में कम होना चाहिए, ठीक है। बट आज भी अगर आप देखें, जो हमारी इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है वो कैश ही है आज भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर द ओनली कंट्री हु हैज़ द लार्जेस्ट यूपीआई सिस्टम, विच कंट्री लाइक जर्मनी ऑल्सो डजंट हैव, यू नो। जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है इंडिया में, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, यूपीआई ने तो आई थिंक दशा और दिशा बदल दी थी इसकी। आईडेंट में सब्जी वाले से लेके पान वाले के पास भी यूपीआई का क्यूआर कोड आता है। इनफैक्ट आज के डेट में मैं तो देखा ट्रेन में जो लोग बैगर्स भी होते हैं वो भी लेके चल रहे थे क्यूआर कोड कि आप इसमें कर दीजिए। तो दैट हैज बीन इवॉल्व्ड रियली हाई। बट ये कैश जो है इंडिया में, उसको किस तरीके से कंप्लीटली खत्म किया जाए, क्योंकि वो खत्म होगा तो ऑब्वियसली और पैसा वाइट का सिस्टम में आता है। तो उसके पे आपका क्या सोचना है, क्या स्टेप सरकार को लेने चाहिए? क्योंकि जो हमारा शो है वेल रिकॉर्डेड है और हर तरह देखा जाए। अगर मान लीजिए आपको भी फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं, तो आप क्या सलाह दोगे एज ए सीए के लेंस से? आप क्या सलाह दोगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, ये जो कैश है वो कैश कहाँ जा रहा है? वो कैश जा रहा है लार्जली ज़मीन में, बिकॉज रियल एस्टेट में ही ये खपता है। तो जो हमने शुरू किया था सवाल आपका, ये क्यों जा रहा है? अगर आप पूरे इस चक्रव्यूह का अगर एक कोई आपको कोना पकड़ना है तो वो क्या है? वो ये है कि आपने आपकी जगह लेने के लिए आपने कैश दे दिया डेवलपर को, डेवलपर में जो लैंड खरीदी वो किसी किसान से खरीदी और किसान को उसने कैश दे दिया। किसान सोचता है कि मेरा तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, कैश लिया, चेक लिया तो भी ठीक, कैश लिया तो भी ठीक। तो आपको कहीं ना कहीं अगर इसे क्लोज करना है, इस लूप को प्लग करना है, तो मैं मानता हूं आपको, जो मैंने आपको बात बताई, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेशन एट अ सर्टेन लेवल हमें एज अ देश सोचना चाहिए कि कब तक आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी सलाह मैं ये दूंगा कि रियल एस्टेट को और ट्रांसपेरेंट कीजिए। देखिए, काफ़ी शहरों में हो चुका है, काफ़ी शहरों में हो चुका है। आप आज अगर देखेंगे, बॉम्बे की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, साउथ में खास करके, और भी जगह हैं जहां एब्सोल्युटली डिफरेंस ऑफ रियल एस्टेट इन कैश एंड चेक हैज गॉन अवे, क्योंकि उन्होंने सर्कल रेट इतनी बढ़ा, बिल्कुल जो सर्कल रेट जिसे हम कहते हैं, रेडी रेकनर रेट जिसे कई स्टेटों में कहा जाता है, यहाँ जंतरी कहा जाता है गुजरात में, वो मार्केट रेट से पैरेलल कर दी। आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने कहा कि दो चीज़ें इमीडिएटली सरकार को कर लेनी चाहिए एज अ सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए तो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स के दायरे पे ले आओ, बजट के एक सीमा के ऊपर, और दैट कैन बी गवर्नमेंट कैन डिसाइड, गवर्नमेंट डिसाइड। वो पॉलिटिकल कॉल है, देखिए, पर वो उन्हें लेना चाहिए। अगर किस लेवल के ऊपर किसान अगर कमा रहा है तो वो भी देश की जो अपनी बात की यज्ञ हो रहा है उसमें आते थे। आपने बोला एक तो एग्रीकल्चर इनकम को आप इनकम टैक्स के दायरे में लेके आओ। दूसरा, क्योंकि कैश वहाँ बहुत घूमता है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया किस तरीके से ज़मीन लेके वहाँ जाता है। दूसरा, रियल एस्टेट में तो बट ऑब्वियसली कैश घूम रहा है। बट जो तीसरा ऑप्शन है कैश घुमाने का, जो लोग करते हैं अमूमन, जो देखा है यू सी, यू नो, लाइक आई सेड, आपको तो मेरे से ज़्यादा कुंडलियाँ पता है लोगों की। कुछ चीज़ें आई एम श्योर आप शायद ऑन एयर नहीं बताएं, ऑन कैमरा ना बताएं हमें, बट जो गोल्ड आज के डेट में लोग खरीद लेते हैं जाके, वो भी कैश हो जाता है। वो भी अधिकतर पैसा आज के डेट में गोल्ड में भी लग रहा है। जिस तरीके से गोल्ड में लोगों ने पैसे बनाए हैं इन 2 सालों में, 3 सालों में, 3-3, 4-4 गुना गोल्ड और सिल्वर बढ़े, तो वो एक जो गोल्ड वाला रूट है वो कैसे होना है? क्योंकि हालांकि सरकार कहती है भाई गोल्ड आपको सर्टन लिमिट से ऊपर लेना है, 2 लाख से ऊपर लेना है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। बट ऐसा बहुत जगह हो नहीं रहा, वो कैश तो वहाँ पे भी घूम रहा है। तो वो उस एंगल को कैसे देखते हैं आप? उस एंगल के लिए मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहला, आप समझिए गोल्ड पे क्यों लोग ले रहे थे। हमारे वहाँ आज भी विमेन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। लोग गोल्ड कौन लेता है? घर में लेडीज़ लेती हैं। उन्हें लगता है कि मैं हर बार मुझे किससे लेना है, तो मैं जाऊंगा मेरे हस्बैंड के पास, उनसे पैसा मांगूं, मुझे कुछ मेरे लिए खरीदना है। देखिए, हम जिस कल्चर से आते हैं, जहाँ लोग अभी भी कितने जगहों में हमारे देश में घूंघट लगा के बैठती, वो वाइफ कैसे अपने हस्बैंड से बोलेगी मुझे ये खरीदना है, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे बेटे को, मेरी बहू को, मेरी बेटी को कुछ देना है, जब वो नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए वो बचत के लिए एक सोना साइड में रखते थे। ये आप समझिए मेंटल साइकी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई कारण है। जो विमेन परचेज कर रहे थे गोल्ड, वो क्यों कर रही थी? अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कि अगर
हस्बैंड ने कुछ कर दिया, अगर समझो वो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, उसने कहीं और पैसा सट्टे में लगा दिया, तो मैं मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ एसेट, मेरे ज्वेलरी मेरे पास, स्त्री धन हमारे वहाँ इतने सारे, तो इसीलिए लोग काफ़ी बार क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार महिलाओं के इतने प्रोग्राम चला रही है, उन्हें पैसा दे रही। मैं मानता हूँ ये सरकार ने बहुत बढ़िया चीज़ की है, जब आप डायरेक्ट विमेन के हाथ में पैसा उसके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, आप शी इज एम्पावर। और जब ये एम्पावरमेंट हो रहा है मनोज जी, तब आप देखेंगे कि कितने ही सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे गोल्ड परचेस के, वो कम हो रहे थे। आज ऑफ कोर्स गोल्ड बढ़ गया, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने 5 साल में बहुत गोल्ड किया और मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को क्या मलाल है और दुख है, अरे यार मेरा मिस हो गया, मैं गोल्ड नहीं ले पाया। गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर आपके हिसाब से? अभी गोल्ड 1,40,000 के आजू बाजू पहुंच गया, सिल्वर लगभग 2.5 लाख के। जो दर्शक देख रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से आप गोल्ड को कहाँ जाते देख रहे हैं? आप व्हाट डू यू एनालाइज? देखिए, मैं बहुत इसका स्पष्ट जवाब दूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने सारी प्रकार की फैमिली प्लानिंग से लेके दुनिया की सारी प्लानिंग लोगों ने कर ली, बट फाइनेंशियल प्लानिंग आज भी हमारे देश में कम होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि आपको अपने एसेट क्लास को मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए। चलो ऐसे बात करें, अगर आपका 100 रुपये है तो आप डिवाइड करके बताएं कि 100 रुपये कोई कमाता है फैमिली, तो उसको कहाँ कहाँ डालना चाहिए। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ का जवाब दें कि गोल्ड को आप कहाँ जाते देख रहे हैं, सिल्वर को? मैं दोनों का जवाब दूंगा। सबसे पहला कहूँगा, अगर आपके पास 100 रुपया है तो अगर आपने रियल एस्टेट में 20 रुपया डाला है, 40 रुपया आप डालिए मार्केट में, इक्विटी मार्केट। आज लोग कहते हैं कि 80,000 90,000, ये तो शुरुआत है। 2047 में कहाँ सेंसेक्स कहाँ निफ्टी होगा, ये शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 2047 में 2047 5 लाख तक जाएगा लगता है सेंसेक्स? बिल्कुल, मुझे कोई इसमें संदेह 5 लाख का प्रिडिक्शन है आपका? बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा 40% आपने डाल दिया इक्विटी में, 20% आपने बोला आप डाल दीजिए रियल एस्टेट में, क्योंकि आपको खुद का घर, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास जो 40 रुपये बचा है, उसमें से 20% को आप फिक्स्ड इनकम में डालिए, सेफ्टी नेट। जैसे देर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देर आर अदर लिक्विड एसेट्स विच आर अवेलेबल, लिक्विड फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी एनपीएस हैं। 20% आप फिक्स्ड इनकम वाले में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालिए, और जो बाकी 20% बचा है उसमें 10 से 20 मैं 100% कहूँगा कि आपको इसमें गोल्ड और सिल्वर में लेना चाहिए। अभी गोल्ड की आपने जो बात की, देखिए लोग गोल्ड को हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं, पर मैं मानता हूँ सबसे सिक्योर एसेट क्लास है, क्योंकि जो हाउसवाइफ का आपने बात किया ना, जो उसकी मेंटेलिटी है, वैसी मेंटेलिटी पूरे विश्व के मैक्सिमम जो फेडरल गवर्नर्स है ना, रिजर्व बैंक उनकी भी है। उन्हें लगता है दुनिया कहीं भी चलेगी, सोना है तो पैसा मिल जाएगा, तो सभी फेडरल बैंक्स सोना खरीद रही हैं, खरीदते ही रहेंगी, और सोने का जो डिमांड है मैं मानता हूँ हमेशा ऊपर जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो यस, शायद शॉर्ट टर्म में आप सोने में करेक्शन देख सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा, जा सकते हैं। जब कोई भी चीज़ जितनी जल्दी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली उसमें कुछ करेक्शन आता है। तो आप ये कह रहे हैं जितने भी दर्शक हैं थोड़ा कॉशियस होकर सोना खरीदिए? मैं कहता हूँ रुक के खरीदिए और सिस्टमेटिकली खरीदिए। तलाटी साहब को नीचे ज़्यादा दिख रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर नीचे जा सकता है बिल्कुल। तो आप अगर डिसाइड करते हैं कि मैं लोगों को एक बहुत सिंपल सलाह देता हूँ, आप अमाउंट फिक्स मत कीजिए कि लोग क्या कहते हैं मैं हर महीने 20,000 का सोना ले लूँ। मैं कहता हूँ आप ग्रामेज फिक्स कर लीजिए, भाव बढ़ते रहेगा गिरते रहेगा, आपको एवरेज मिल जाएगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए मुझे कितना सोना, कितने ग्राम लेना है, और उसके लिए आपने पूछा एक चीज ऐड करूँगा, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि सोना कैसे लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं। आज ETFs इतने सारे माध्यम से आप गोल्ड ले सकते हैं। देखिए, गोल्ड लेंगे आपको कहीं उसको संभाल के रखना है, किसी और की नज़र लगेगी, अच्छा किसी और ने लेके उसके सामने लोन ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको उसका अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस का, उसका बेनिफिट तो मिल रहा है। साथ साथ जो आपको चैलेंज होते हैं गोल्ड संभालने के, उसको देखने का, क्लैरिटी प्योरिटी कितनी आई, आपने कौन से सुनार से, आपको नहीं मालूम है। पर आप अगर पोर्टल पे ऑनलाइन ETF से लेते हैं तो बहुत ईजी माध्यम है। और जो मैं दूसरा कह रहा था, आप ग्रामेज डिसाइड कर लीजिए, मुझे साल का 10 ग्राम लेना है, आप उसको बांट लीजिए 12 महीनों में, 12 ग्राम लेना है, हर महीने 1-1 ग्राम ले लीजिए, उससे आप 1-1 ग्राम क्या आप बोल रहे ETF के थ्रू करिए? यस, आप अमाउंट डिसाइड करके आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो आपने 2 चीज़ें बोली, अगर आपको गोल्ड लेना है तो आप, जो लोगों की आदत है हमारे भारतीयों की कि हर बार धनतेरस में गए 10 ग्राम गोल्ड जो भी भाव में मिला उस दिन लेके आए, क्योंकि उस समय सोने का प्राइस ऊपर होता ही है, बिल्कुल शादी ब्याह का टाइम होता है, दिवाली होता है। तो आपने कहा कि इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मनी फिक्स कि 20,000 का लूँगा, आप ग्रामेज फिक्स करिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, आप 10 ग्राम लेना है तो 1-1 ग्राम फिक्स कर दीजिए हर महीने की। दूसरी बात आपने करी गृहिणियों की, जो घर की महिलाएं हैं। मेरा पीछे एक इंटरेक्शन हुआ था नीलेश भाई शास्त्री, कोटक के जो MD हैं, और
इकोनॉमी एडवाइजरी के मेंबर भी हैं पीएम साहब के। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, तो आपने जिक्र किया तो महिलाओं का, इसलिए मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था कि हमारी भारतीय महिलाओं के पास इतना सोना है, इतना सोना है, अगर वो निकाल दिया जाए अंदर से तो भारत में इतना सोना होगा कि यू कांट इवन इमेजिन। इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, नोबडी नोज। अगर वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चालू करे और फिजिकल गोल्ड सरेंडर कर देती है तो, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी, मैं दर्शकों को फिर से, वो कहते हैं कि फेडरल बैंक्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड के, आप उनको ट्रैक करिए। अगर गोल्ड का प्राइस आपको रियली समझना है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जाने वाला है। पंडित भी आगे बता देते हैं कि गोल्ड 4 लाख चला जाएगा, 5 लाख। वो कह रहे थे कि फेडरल बैंक्स को आप ट्रैक करिए, टिल द टाइम दे कंटिन्यू टू बाय इज गोइंग अप। पर एक समय ये भी आएगा कि व्हेन दे कम बैक टू द मार्केट एंड डंप द गोल्ड, देन यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो बेस्ट तरीका ये है गोल्ड लेने का, जो आपने बताया, कितना भी प्राइस हो जाए आप ग्रामेश फिक्स करके गोल्ड बाय करना धीरे 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 चालू करें। आप, मेरे को इंटरेस्टिंग बात आपसे ये भी पूछना है इसमें दिनेश भाई की बात जो आपने बताई, मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा जो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको, काफ़ी बार मैं देखता हूँ घर में लोगों के पास सोना है और वो फिर भी जाते हैं बैंक में और लोन लेते हैं। आज आप गोल्ड को डिपॉजिट कर दीजिए, सामने आप अगर ईटीएफ लेना है डिपॉजिट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है आप कर लीजिए। आपका गोल्ड को ध्यान रखने का, उसे सेव करने का, सिक्योरली रखने का एक सबसे बड़ा चैलेंज खत्म हो जाता है। दूसरा, गोल्ड के अगेंस्ट फाइनेंस मिलता है। ये इतना बड़ा एसेट क्लास जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ों अरबों रुपया। ये मुथूट फाइनेंस वाले मेरे मित्र खुश हो जाएंगे आपने जो बोला आज कि आप गोल्ड रख के लोन ले लीजिए। अगर आपको जरूरत है फंड की तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप उसे मोनेटाइज कर रहे हैं। वरना कोई भी चीज पड़ी पड़ी सड़ जाती है। मैं नहीं कह रहा सोना सड़ जाएगा, बट आपकी वेल्थ आप अगर उसको मल्टीप्लाई करने में नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये एक अच्छा तरीका है। तो आपने भी उससे पहले बात करी थी कि जब आदमी के पास 100 रुपये हैं, जो मिडिल क्लास दर्शक अभी देख रहा है आपको, मेरे को लाइव, आपने डिवाइड करके बताया कि 20% तो आप रियल एस्टेट में डाल दीजिए। हो सकता है आपका खुद का घर हो या आप कहीं और रियल एस्टेट में डाल रहे हो। आपने 40% बताया इक्विटी में डाल दीजिए, क्योंकि मानना है 2047 तक इक्विटी कहाँ जाएगी, नोबडी कैन इवन इमेजिन। जिस तरीके से हमारा भारत बढ़ रहा है और आने वाले 10 से 20 साल भारत के हैं, ये मैं भी मानता हूँ, दुनिया का हर आदमी मानता है। साथ में हमने कहा कि 10 से 20% गोल्ड सिल्वर में डालिए। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। 20% आपने कहा कि फिक्स्ड इनकम में डालिए। पर तलाटी जी, प्रॉब्लम क्या है? जो फिक्स्ड इनकम देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारे फादर के, दादाजी के टाइम में लोग एफडी में डाल के भूल जाते थे। पर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं या जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बताए, बट क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो मेरे इन्फ्लेशन को बीट करता है? क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर पैसे लगाता है कहीं पे, आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही एंड शी शुड बी आस्किंग इट कि वॉट एवर आई एम इन्वेस्टिंग, विल दिस बी बीटिंग द इन्फ्लेशन, यस और नो? इसलिए शायद जो डेटा आ रहे हैं एफडी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। एफडी की तरफ लोग जा नहीं रहे हैं। जो डेटा क्वार्टरली बैंक्स भी कर रही हैं कि एफडी पुश कर रही हैं, एफडी डालें, लोग एफडी कहीं डाल नहीं रहे। तो जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से फिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं, आप 3 बताइए, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे 100 के 100% एसेट क्लास सभी के सभी इन्फ्लेशन को बीट करे, वो नहीं हो। एक सेफ्टी नेट होती है कि अगर कुछ हो गया, डूम्सडे सिनेरियो आ गया, तो भी मुझे पास कोई एक फंड एक्सेसिबल है जिसे मैं आज मांगूंगा और कल मेरे पास आ जाएगा। उसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करिए, आपका एक ये लक्ष्य पूरा होना चाहिए कि मैं उस रुपए को 100 को 90 नहीं होना देखना चाहता। 90 इन द सेंस प्रिंसिपल इरोड नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल इरोड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ चले, उसकी वैल्यू कम ना हो। तो आज 2-3 बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एनपीएस बहुत पॉपुलर है, उसमें अभी भी चेंज किया गया है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, बिल्कुल, जो सरकार चलाती है। दूसरा, जो आपको नॉर्मल बैंकों के माध्यम से भी भर के आप ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। और तीसरा, इनकम प्रोडक्ट्स, जो आज म्यूचुअल फंड में डेट सिक्योरिटीज में आते हैं। बहुत तरह के आते हैं। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर के पास चले जाइए, ऑनलाइन देख लीजिए। ये क्या करते हैं? रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर एनएचआई को हाईवे बनाना है, बॉन्ड ले रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट बैक्ड हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स हैं। आप पूरा बॉन्ड ना खरीद के आप इनकम फंड में डालिए, जो म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिनके पास रेटिंग है, जो सिक्योर है, एंड दे आर ऑल डिलीवरिंग बियॉन्ड इन्फ्लेशन। आज इन्फ्लेशन कितना है? 2%, 3%। ये सारे 10% के आसपास रिटर्न दे रहे हैं, 9% तो दे ही रहे हैं।
अच्छे प्रोडक्ट अगर आप स्काउट करेंगे तो शायद 9 से 10 11% तक के भी रिटर्न मिलते हैं। अभी आप देखिए बड़े कॉर्पोरेट्स ने पिछले 2 महीनों में बड़े बड़े एनसीडी के इश्यूज़ किए हैं, विच आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हज़ारों करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया है, कुछ कुछ केसेस में तो 15-20 मिनट में पूरा बॉन्ड सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि यहाँ भी डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है। और देखिए जहाँ सॉवरेन रेटिंग है, देश की रेटिंग है, उतनी ही उस बॉन्ड की रेटिंग है। तो ये देखिए अगर देश को कुछ हो गया तो हम सबको कुछ होना है। और मैं नहीं मानता हूँ आज जिस तरह का लीडरशिप है हमारे देश में, जो स्टेबिलिटी है, वो एक सिनेरियो हम कहीं भी, ये वेनेजुएला तो है नहीं कि आप आके कहीं भी कोई कुछ कर जाएगा। बिल्कुल हमारा देश, हमारे नेता, हमारे मोदी जी तो ग्लोबल लीडर की तरीके देखे जाते हैं, जो आंख मिला के देखते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। इस मामले में तो किसी भी भारतीय को कोई शक नहीं है। बट आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। आपने इंटरेस्टिंग बात ये करी कि जो कॉरपोरेट फर्म्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, हालांकि उसके कुछ अपवाद भी रहे हैं, पीछे लोगों ने पैसे लगाए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो डूबे, दीवान हाउसिंग एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ एग्जांपल्स। बट जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कंपनियां टाइम टाइम पे निकालती हैं, बजाज से लेके महिंद्रा से लेके हर कंपनी निकालती है, ठीक है, तो जो एक तरीके से उनकी रेटिंग मिली होती है, ठीक है, उन कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पैसा डालने के लिए आप हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई तरीके से बताएं कि जब मैं पैसा डालूं उस बॉन्ड्स में तो मुझे कौन सी रेटिंग पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये रेटिंग मिली तो पैसा मुझे आग बंद करके डाल देना चाहिए। बहुत सा सवाल है। देखिए किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड किसी कंपनी के बॉन्ड में डालना डाल सकते हैं, बट जो आपके दर्शक हैं, जो आप मान के चलिए अगर मिडिल क्लास सैलरी अर्निंग लोग अगर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा आप डायरेक्टली बॉन्ड में मत डालिए, रिस्क स्प्रेड करिए। बॉन्ड फंड्स आज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे जैसे शेयर्स के आते हैं, वो किसी एक शेयर में पैसा नहीं डालता है। आप लार्ज कैप में डाल रहे हो वो बड़ी कंपनी में डाल रहा है, आप मिड कैप में डाल रहे हो वो मिड कैप कंपनी डाल रहा है, आप इंडेक्स में डाल रहे हो तो वो सिर्फ इंडेक्स फंड इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड आते हैं, इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, फंड हाउसेस, जिसे हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं, फंड हाउस कहते हैं, एएमसी कहते हैं, ये एक डेट फंड लेके आते हैं। तो आप डेट फंड्स लीजिए, और ये डेट फंड्स जो आते हैं इनमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हाँ, शायद कोई एक कॉर्पोरेट उसकी लिस्ट में से ऐसा होगा जो 15-20 साल का समय में डिफ़ॉल्ट कर जाए, बट बिकॉज इट इज़ सो वाइड स्प्रेड, एक डिफ़ॉल्ट से आपकी रिटर्न पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और दूसरा इससे क्या होता है कि आप जब किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें रेटिंग होती है। आप देखिए कि कितना रेटिंग है। अगर आपको ए रेटिंग, अच्छी AAA रेटिंग, A+, B+, पर अगर BBB- और इस तरह के माइनस के रेटिंग दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यार ये ब्याज ज़्यादा दे रहा है क्योंकि उसकी खुद की रिपेमेंट कैपेसिटी पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसी को डाउट, मतलब जिसके पास AAA है आप वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल A, AAA, AA, इन पे आप डालिए। जहाँ जहाँ इक्के दिख रहे हैं इसके आपको डाल दो। सिंपल लोगों को जो गांव में देहात में बैठा हुआ दर्शक है उसको इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा तो समझ में नहीं आने वाली है। तलाटी जी ये कह रहे हैं कि जहाँ आपको ए दिखे, AAA या A, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप पेपर अखबारों में देखते हैं कि 8% और 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा, वहाँ हो रहा है तो आप आराम से डाल सकते हैं। कि जैसे अभी पीछे फ्रैंकलिन डेट फंड का एक इशू आया, लोगों के पैसे फंस गए। अगर मैंने आपके फंड में डाला XYZ फंड में, वो डूब गए, उस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हो गया, मैंने तो यहाँ लगाया था भैया, मैं क्या करूँ। तो उस केस में सेबी कैसे इंश्योर करेगी कि मेरा पैसा प्रोटेक्टेड हो कि अगर आपका लॉकर में पड़ा हुआ कुछ भी चीज़ होता है कि कुछ भी खराब होता है तो बॉस हमारी जिम्मेदारी। एक लिमिट डालिए, कुछ लोग 15,000 कहते हैं, कुछ लिमिट इज नथिंग। बट हाँ, फिजिकल गोल्ड को सिक्योर करने से तो मैं मानता हूँ डिजिटल गोल्ड किसी भी माध्यम से बेटर है। कहते हैं कि बच्चों को आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों का महत्व एक लिमिट के बाद देना चालू कर देना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, नेशनलिस्ट बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक कहाँ है, क्या फ़र्क है। 12 लाख आपकी इनकम है तो कहते हैं कि आपकी इनकम का 20x आपको लाइफ इंश्योरेंस देना चाहिए। कितना सही या गलत है। आपने अभी डेट फंड के बारे में बात करी, जो इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है कहाँ हिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो अपने म्यूचुअल फंड के बारे में बात करी, बिकॉज आप सेबी में भी मेंबर रहे हैं प्राइमरी मार्केट के, यू बीन लुकिंग आफ्टर दी इंश्योरेंस एडवाइजरी ऑल्सो, IRDAI के भी आप मेंबर रहे हैं, तो आप वाइड नॉलेज कवर करते हैं और आपको सब सब्जेक्ट के बारे में पता है। तो देन आई कैन आस्क यू, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू टुडे ओनली CA, आई एम टॉकिंग टू यू टू वन हु कैन गाइड आर इन्वेस्टर और दर्शक ऑन हर पहलू। अब हर पहलू में गाइड कर पाएंगे क्योंकि आपको इसके डोमेन एक्सपर्ट हैं आप, ठीक है। तो मुझे ये समझना है कि जैसे अभी पीछे फ्रैंकलिन डेट फंड का एक इशू आया, लोगों के पैसे फंस गए,
हालांकि फंस गए तो सरकार थी, सरकार ने अपना जो भी टाइम टू टाइम पे इसमें कार्यवाही करनी थी करी, बट जो पैसे 100 रुपये थे लोगों को 5 से 6 साल में मिले, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में आए। ये तरीक़ों से लोगों का विश्वास एक तरीके से हिल जाता है। जब डेट फंड की बात करी ना आपने, तो डेट फंड में भी डालने के लिए आदमी 10 बार सोचता है कि भाई मेरे कमाए हुए पैसे जीवन भर के मैं ऐसी जगह ना लगा दूं कि जहाँ पैसे ही चले जाएं मेरे। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, फ्रैंकलिन का तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया। तो उस सिचुएशन को जब कोई भी इन्वेस्टर डाल रहा होता है तो दिमाग में आज डेट में जो आता है उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मैं उसमें 2-3 चीज़ कहूँगा। सबसे पहला तो काफ़ी बार ये क्यों होता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट एक्सपोजर ले लेते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, ये ले लो, मैंने खरीद लिया। किसी ने कहा इसमें पैसे डाल दो, डाल दो। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आज प्रोफेशनल हेल्प बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप जाइए किसी प्रोफेशनल से जिसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन है, जो आपको इंश्योरेंस की बात करो या इन्वेस्टमेंट की बात करो, उसका एडवाइस दे सकता है। आप उनसे मिलिए, उनसे देखिए। सेकंड, ऑफर डॉक्यूमेंट। आज अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, रिस्कोमीटर आता है, आपका रिस्क कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो देखिए, हर एक जन को अपनी एपेटाइट के हिसाब से काम करना है। आज किसी लोगों के लिए 6% भी बहुत है, और कोई आदमी सोचता है 12% मिला तो क्या मिला। तो वो हर एक जन का एपेटाइट है। अगर मेरा एपेटाइट है कि मुझे 12 से 15 कमाना है, तो देखिए ऐसा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद 5-10 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1-2 केस आपके होंगे। अगर आपने एवरेज रिटर्न 12-15 किया है, यानी आप अग्रेसिव स्टैंड पे हो। अगर आपका माइंडसेट अग्रेसिव है, आपको रिटर्न का प्रोफाइल आपका अग्रेसिव है, तो साथ साथ रिस्क भी बढ़ेगा। देखिए, इसको रिस्क प्रीमियम कहा जाता है फाइनेंस की दुनिया में। और रिस्क प्रीमियम आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें रिस्क है। रिस्क फ्री ही करना होता तो 6% करिए। तो डेफिनेटली आपने कहा हाँ, पर डेट फंड में भी जो आपने कहा, सेबी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जितने भी फंड्स में ये हुआ, पिछले अपने जो 1-2 फंडों का नाम का हुए हैं इश्यूज, क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी में पैसा डाला था उस कंपनी ने शायद डिफॉल्ट कर दिया, या वो समय से ब्याज ना दे पाई, या प्रिंसिपल का रिपेड ना कर पाई। पर इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म आप हो गए हैं कि फंड भी अगर होता है और उसकी किसी एक स्कीम में आपने पैसा डाला है, तो उसे वो अलग कर देते हैं, और उस अलग इन्वेस्टमेंट का आपको एक अलग एनएवी मिलता है, इसका अलग मिलता है। और इसका पैसा, जैसे आपने कहा, कुछ केसों में सालों बाद भी मिला है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल को ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं, और उसमें से अगर पैसा डाल रहे हैं, तो यस, आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। देखिए, रिस्क जीरो कभी नहीं। पर इसमें सेबी आम इन्वेस्टर के लिए क्या काम कर रही है? लाइक आई सेड, आप प्राइमरी मार्केट्स के इन्वेस्टर के एडवाइजरी कमेटी में भी हैं। मान लीजिए कोई एक फंड है XYZ, वो फंड में आपने 100 रुपये डाले, वो 100 रुपये किसी कारणवश डूब गए, क्योंकि शायद फंड वाले ने कहीं पैसे डाले होंगे, वो कंपनी डूब गई। लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दिस। तो उस केस में सेबी कैसे इंश्योर करेगी कि मेरा पैसा एज ए इन्वेस्टर, जब मैं खुद को कहता हूँ मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस केस में, एज ए इन्वेस्टर, अगर मैंने आपके फंड में डाला XYZ फंड में, वो डूब गए, उस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हो गया, मैंने तो यहाँ लगाया था भैया, मैं क्या करूँ? तो उस केस में सेबी कैसे इंश्योर करेगी कि मेरा पैसा प्रोटेक्टेड हो? देखिए, सेबी नॉर्म्स लाती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फोर्स करती है, स्कीम्स के लिए बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट्स है। अब देखिए, आज फंड मैनेजर, आपने कुछ का इंटरव्यू भी किया, स्किन इन द गेम का प्रिंसिपल है। यानी आप अगर एक फंड चला रहे हैं और अगर उसका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी में, तो आपको खुद का पैसा भी उसी फंड में डालना है, आपको आपका सेविंग्स भी उसी में डालना है। तो देखिए, मैं खुद अगर समझिए फंड को मैनेज कर रहा हूँ और मैं खुद का ही पैसा उस फंड में डाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरी नीयत तो ये नहीं थी कि मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो चला जाए। नहीं, मैं नीयत की बात नहीं कर रहा, सेबी का क्या रोल हो बताइए। देखिए, सेबी का रोल काफ़ी है। अगर पैसे डूब जाते तो सेबी क्या करेगा? देखिए, मार्केट रिस्क है, सेबी इतना श्योर डेफिनेटली करती है कि दे ट्रैक करती है, इनसे क्वार्टर रिजल्ट्स मंगवाती है, कंपनी की पूरी आप देखिए इंस्पेक्शन करती है, रिपोर्ट। पैसे डूबने के बाद क्या होगा? देखिए, डूबने के बाद तो सेबी क्या करता है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, उसमें काफ़ी जगहों पे वो एनफोर्समेंट एक्शन लेता है, वो नॉर्म्स बनाता है। और आज इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कैपिटल मार्केट हो गया है कि यस, इक्का दुक्का केस इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में सब हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं कि ये केसेस आने की संभावना अपने आप में बहुत कम हो जाती है। आप ये कह रहे हैं इन शॉर्ट, जो मुझे आपकी बातों से मैं एक ही चीज़ वापस रिपीट करूंगा जो मैंने कहा, आप एक रिस्कियर एसेट क्लास में अगर एक्सपोजर ले रहे हैं, रिस्क रहेगा। हाँ, रिस्क को कैसे कम और मिटिगेट, जिसे हम कहते हैं, किया जा सकता है, उसके लिए सभी रेगुलेटर्स काम करते हैं। अच्छा, रिस्क की बात है तो मेरे को एक बड़ा जनरल सा सवाल है तलाटी जी, बड़ा जनरल सा। जो एवरेज इंडियन माइंडसेट है इन्वेस्टर्स का, और ख़ासकर उस घर का
जहाँ पे आज भी साथ में जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के साथ आप रहते हैं। आज भी हमारा भारत देश सांस्कृतिक धरोहर के नाम पे, जॉइंट फैमिली के नाम पे आज भी नंबर 1 है, अनलाइक इन वेस्ट इफ यू लुक एट इट। तो सब घरों में कहीं ना कहीं लॉकर होते हैं बैंकों में, जिसमें आपका पूरा सोना, कैश, डॉक्यूमेंट सब पड़ा होता है। जो लोगों की आदत है घर में नहीं रखना है सोना या कैश, जो भी होता है। तो बैंक भी ये डिस्क्लेमर देती है। अभी तो बैंकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं पिछले लास्ट साल से जो नियम आए, कि अगर आपका लॉकर में पड़ा हुआ कुछ भी चीज़ होता है कि कुछ भी खराब होता है तो बॉस हमारी जिम्मेदारी। एक लिमिट डाली है, कुछ लोग 15,000 कहते हैं, कुछ लिमिट इज नथिंग। बिल्कुल। अगर आपके पास करोड़ों का सोना लॉकर में पड़ा है, 15,000, 20,000, 1 लाख लेके भी आपको क्या होगा? तो बैंकों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो जो एवरेज इन्वेस्टर है वो करेगा क्या इस केस में? अगर लॉकर में रखा हुआ सामान, पैसा, कागजात, गोल्ड, कल डेट में बाढ़ आ गई या कुछ आग लग गई, खुदा ना खास्ता, मान लेते हैं सिचुएशन को, तो उसमें तो बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। तो इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करे? देखिए 2-3 चीज़ें। सबसे पहला आप इंश्योरेंस है, काफ़ी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जहाँ रखते हैं उसका इंश्योरेंस, थेफ्ट के लिए इंश्योरेंस। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने लॉकर में रखा हुआ पैसा या गोल्ड का भी इंश्योरेंस ले सकते हो? नहीं, आप अगर That's what he's saying. देखिए इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की मिलती नहीं, हैं। बट ये हो सकता है लॉकर का। देखिए मैं लॉकर के लिए मुझे डबल चेक करना पड़ेगा, और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाँ ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिलते हैं जहाँ आप आपके एसेट अगर कहीं आपने सेफ रखें, आप रोड पे छोड़ दोगे और कोई चोरी कर लेगा, नहीं, तो कोई मैं बैंक की बात कर रहा हूं। जी, जहाँ तक मुझे याद है और ध्यान है, मैं इंश्योरेंस का एक्सपर्ट इस तरह से नहीं हूँ कि हर एक पॉलिसी लेवल तक डिटेल दूं, पर हाँ ये पॉसिबल है। देखिए दूसरी मैं जो बात कहूँगा, अगर आपका सोना है, इतने महंगे एसेट्स हैं, आज डिजिटल माध्यम से आप इन सब का ओनरशिप रख सकते हैं। तो जो रिस्क आपके पास उस सोने को पकड़ के रखने का है, जो मैंने शुरू में भी बात कही थी, आप उसे जाके बैंक में दे दीजिए, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और काफ़ी तरह से आप डिजिटल गोल्ड रख सकते हैं। अगर डिजिटल गोल्ड है आपके पास, देखिए आज के ज़माने में तो लोग उसके भी स्कैम होते हैं। लोग आपको फ़ोन करते हैं, OTP लेते हैं और आपका डिजिटल पैसा, डिजिटल लोन सब जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज की है। किसी और को OTP मत दीजिए, अपना जो डीमैट अकाउंट है उसकी डिटेल किसी और को मत दीजिए। बट हाँ, फिजिकल गोल्ड को सिक्योर करने से तो मैं मानता हूँ डिजिटल गोल्ड किसी भी माध्यम से अगर बेटर है। तो आप कह रहे हैं कि जिनके भी पैसे लॉकर में पड़े हैं, वो कहते हैं ना, यात्री अपनी जान की खुद जिम्मेदार हैं। तो आप सरकार को या बैंक को इस पे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते बियॉन्ड द पॉइंट, जो लिमिट तय कर दी है सरकार। ट्रेन में आप देखा होगा, लोग लॉकर वाले इस बात से समझ सकते हैं, जो तलाटी जी ने भी कहा कि यू हैव टू शिफ्ट योर गोल्ड टू डिजिटल। बट कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो है वो है। हमारा भारतीय समाज, हमारी संस्कृति जिस तरीके से चलती आई है वो चलते आई है। आज भी जब शादी होती है बेटी की घर में, इंश्योर करते हैं माँ बाप कि हम उसको इतना सोना दे के भेजें ताकि कल की डेट में जो दूसरे घर में बेटी जाए तो उसको प्रॉब्लम ना आए। एटलीस्ट वो बच्ची इतना सोना लेके बैठे। दैट्स द मेंटेलिटी, दैट्स द माइंडसेट दैट इंडियन पेरेंट्स हैज। तो आप इतनी जल्दी तो चेंज होता मुझे दिख नहीं रहा है। जो सांस्कृतिक धरोहर है वो चलती रहेंगी। बट मेरा उसके साथ सवाल आपके साथ ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आया बात करते करते, कि मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, आप फिर मुझे उस पर यू कैन गिव योर इनपुट। कहते हैं कि बच्चों को आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों का महत्व एक लिमिट के बाद देना चालू कर देना चाहिए। जो मैं आज की डेट में करता हूँ, अगर मेरे को मेरे बेटे को जेब खर्च देना है, जो पॉकेट मनी देना है, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ। वो बैंक जाते हैं, चेक लेके भरते, अपना पैसा निकाल के लाते हैं। तो क्या ये पहला कदम है बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेके जाने का, ताकि बचपन से ही वो समझ जाए कि पैसे का महत्व क्या होता है? विल दैट अ राइट अप्रोच जो मेरे दिमाग में है या जो मैं कर रहा हूँ अभी? सबसे पहले जगह जी मैं आपको बहुत तारीफ करूंगा, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये इंटरनेशनली इट इज़, इफ़ यू लुक द फाइनेंस बुक्स, इफ़ यू लुक एट हाउ डू यू इनकलकेट दैट हैबिट, हमारे वहाँ जो मानसिकता कैसे आती है, हमने हमारे माताजी या पिताजी को कुछ करते देखा था, हम वही कर लेते हैं। इसीलिए शादी में सोना देना, ये सब हमने हमारे कल्चर से देखा। और आपने जो बात कही, आप देखिए सरकार को भी मालूम है, 2 साल पहले एक चेंज आया कि अगर आपका चाइल्ड 10 साल से ऊपर है तो आप उसके नाम पे अकाउंट, ऑफ कोर्स एक मेजर साथ में रखना है, बट 10 साल अगर उसकी उम्र हो जाती है तो वो खुद ऑपरेट करता है। तो मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी हुई 10 साल की, मैंने उसे कहा बेटा आप बैंक अकाउंट खोल के आइए। बोले पापा ये क्या होता है, कैसे? मतलब आप पता करिए कोऑपरेटिव बैंक क्या है, नेशनलिस्ट बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक कहाँ है, क्या फ़र्क है। उसे मैंने बोला आप हर एक बैंक, घर के आसपास सारे बैंक हैं। शी डिड हर होमवर्क,
वो गई कोऑपरेटिव बैंक में, बोले यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, वो गई नेशनलाइज बैंक में, बोले ये तो सरकार की ओन्ड है। वो गई प्राइवेट बैंक में, सब करने के बाद उसने मुझे एक प्राइवेट बैंक का नाम लिया, पापा मैं यहाँ अकाउंट खोलूँगी। तो मैंने बोला क्यों, कोऑपरेटिव में तो रेट ज़्यादा है। बोले पर सर वो पापा कोऑपरेटिव है ना, वहाँ इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है। तो मैंने बोला नेशनलाइज, बोले पापा वो मैंने पढ़ रही थी वहाँ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं प्राइवेट बैंक में खोलना चाहती हूँ। और बोले सच्ची बताओ ये क्या कर, बोले घर से सबसे पास है, तो आप अगर अकाउंट खुलवाओगे जैसे आप करते हो, उसे भी अगर बर्थडे पे किसी ने पैसा दिया, दिवाली पे किसी ने पैसा दिया, मैं उसे कहता हूँ जाओ बेटा आप खुद जाके एटीएम में जमा करो। तो उसने वो बैंक चुनी जो उसके घर से सबसे पास है हमारे। पर ये बहुत अच्छा तरीका है। आपके सभी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनको डेफिनेटली ये सलाह दूंगा, अगर आपको किसी चीज़ को सिखाना है तो सीइंग इज़ बिलीविंग एक कहावत है, वैसे ही डूइंग इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, आप किसी को कितना भी समझा दीजिए कि भैया आपको चाय बनानी है, पहले चाय उबालिए, फिर दूध डालिए, फिर शक्कर, पर अगर वो खुद नहीं करेगा तो चाय तो भैया आपको मालूम है कैसी बनेगी। एक्शन होना चाहिए, वॉक द टॉक करिए आप। वॉक द टॉक करना। देन तलाटी जी ने बताया एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे बोलता हूँ आपको भी, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपका बच्चे को आप मंथली जो भी जेब खर्च दे रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल के लिए, उसकी कॉलेज के लिए, कैंटीन के लिए, फला चीज़ों के लिए, बहुत चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप उसको महीने का 2,000-3,000 रुपये देते हैं, तो आप इंश्योर करें कि वो पैसा उसको कैश में ना दे के उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुला दे, ताकि क्या होगा, उसको बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी पता चल जाएगी और उसको ये भी ट्रैक हो जाएगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे खर्चा कर रहा हूँ और मैं कितने पैसे बैंक से निकाल रहा हूँ और उस पैसे पे भी मुझे क्या 31 मार्च को या क्वार्टरली क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इससे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी वो बहुत जल्दी इससे समझ जाएंगे कि पैसा कैसे कंपाउंड होता है। आपको उनको सिखाना ना पड़ेगा, घर में ये लड़ाई नहीं होगी कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो बात होती है। अब मुझे बताइए आप, जब मार्च आता है, जो सैलरीड क्लास है, जो जिसकी सैलरी 10 से 20 लाख के बीच में, उनकी बात करता हूँ, जो 20 लाख वाले ऊपर वाले दे आर फाइनेंशियली वेरी डिसिप्लिन्ड। जो 10 लाख वाला ब्रैकेट वाला आदमी है, जो मैंने अमूमन देखा है, जो रिसर्च के दौरान हम भी एक रिसर्च कर रहे थे अभी नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, तो हमें ये सामने आया कि जो 10 लाख कमाने वाला आदमी है, उससे कम वो आखिरी में 20 या 25 मार्च को ही जागता है कि मुझे अभी फाइनेंशियल प्लानिंग में फला चीज़ें लेनी है, और इमरजेंसी में जो भी आया, इंश्योरेंस आया, जो भी आया खरीद लिया, पता ही नहीं है कि क्या है। इंश्योरेंस खरीद लेना या आखिरी मोमेंट पे जागना, दोनों कितना सही है और एक दूसरे के पूरक कितने हैं, आप ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की उन लोगों की जो मार्च में जग जाते हैं। मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ जो अप्रैल में जगते हैं, बोले पिछले साल का क्या करना है। तो जो मार्च में जग रहा है एटलीस्ट सही समय पे जग तो गया है। दूसरी बात मैं आपको करूँगा कि देखिए, दो उद्देश्य कभी मर्ज मत करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करिए, आपको इंश्योरेंस लेना है इंश्योरेंस लीजिए। कोई भी चीज़ जब आप साथ में लेते हैं ना तो महंगी पड़ती है, वो दुनिया का हिसाब है। इसीलिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा, आप इंश्योरेंस करना है, आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, खुद का कवरेज, खुद की लिमिट। अगर आप नहीं रहे, आपके पीछे के जनरेशन को कितना पैसा, आपके जो स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें क्या पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपका लाइफ इंश्योरेंस लो, टर्म प्लान ले लो, इंश्योरेंस करो, बट दोनों चीज़ों को मर्ज मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्च में कोई भी आके आपको पकड़ा दे कि ये टैक्स सेविंग स्कीम है, मत जाइए। उल्टा सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो नई रिजीम आई है इनकम टैक्स में, उसमें कोई डिडक्शन ही नहीं मिलता है। पहले लोग क्या करते थे, क्योंकि मुझे मार्च में कुछ डिडक्शन लेना है, यहाँ पैसा डाल दिया, वहाँ पैसा डाल दिया, जहाँ जो दिखा उसको पैसा दे दिया, बोले भाई मेरा टैक्स कम हो जाएगा। अभी अगर आप नई स्कीम में हैं, 12 लाख, आपने जो 10 लाख से 20 लाख के लोगों की बात की, 12 लाख तक तो अगर आपको इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा। अच्छा, बाकी लोगों के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि आप उसे ऐसे प्लान करिए कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। हाँ, यू वांट टू कीप योर रिस्क प्रोफाइल लिमिटेड, सो डोंट मर्ज योर टैक्स एफिशिएंसी एंड योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो नई रिजीम है, जहाँ आज मैं मानता हूँ शुरुआत हुई थी 5, 10, 15% लोग भरते थे, आज आधे से ज़्यादा लोग नई रिजीम में टैक्स रिटर्न भरते हैं। मेरी ऑफिस की बात करो तो ये नंबर शायद 60-70% पहुँच गया है। ये इसीलिए हुआ है, सरकार भी चाह रही है कि आप इन सारी तकलीफों में ना पड़े और मार्च में जहां कोई दिखा उसको पैसा ना दे दे, और इजी कर दिया सरकार। इजी कर दिया। बट इसके ना कहते ना, हर चीज के सिक्के के 2 पहलू है। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, उसके बाद मैं शायद दूसरा सवाल पूछूंगा बाद में आपसे। जो इंश्योरेंस की बात करी आपने, तो एक फॉर्मूला ये है कि अगर आपकी इनकम साल की 12 लाख है, अज्यूम करते हैं, क्योंकि 12 लाख तो टैक्स फ्री है, 12 लाख आपकी इनकम है, तो कहते हैं कि आपकी इनकम का 20x आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये कितना सही या गलत है? देखिए, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी उतना बड़ा कवरेज देगी भी नहीं,
वो नहीं दे पाएंगे इतना कवरेज। उसका कारण एक ये है कि आपकी इनकम ही अगर जस्टिफाई नहीं करती तो मैं इतना कवरेज नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम अगर आप उसे अपनी 10 गुना तो एक अच्छा जो 12 number- लाख कमा रहा है उसको 1 करोड़ 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस, बिल्कुल जो बहुत सस्ता भी एक तरीके से टर्म में आप बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। इंस्टेड ऑफ बाइंग ट्रेडिशनल मेथड यू शुड बाय टर्म प्लान। बिल्कुल। सो मिनिमम 10x आप शुरू करिए। अगर आप 10x 20x अगर आप क्वालिफाई होते हैं, आपका रिटर्न सपोर्ट करता है और इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 10x तो बहुत बेहतर है। जो भी लोग देख रहे हैं दर्शक जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए तक साल की है, सीए साहब का कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख तक का आपको मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसको हेल्थ इंश्योरेंस कितने का कराना चाहिए? देखिए हेल्थ 10x तो आपने बता दिया। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल बहुत अच्छी पॉलिसी आने लग गई है और बीमारियां तो पूछ के नहीं आती है और उनका कॉस्ट बिकॉज द हॉस्पिटलाइजेशन इज गॉन अप इज। आज एक समय था कि आप लाख रुपए का बिल आपने सुना तो आपकी आंख खड़े होते। आज आप 3 दिन के लिए कोई गया लाख रुपए का बिल तो ऐसे आ जाता मीटर है। चलता है वो। बिल्कुल पूरा मीटर चलता है। तो मैं कहूँगा उसमें भी मेडिकल इंश्योरेंस में देर आर 2-3 अपॉर्चुनिटीज़। खुद का लीजिए, एक फैमिली का फ्लोटर लीजिए। देखिए फ्लोटर इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा तो होगा नहीं कि इस परिवार में सभी लोग साथ में बीमार पड़ेंगे। फ्लोटर क्या करता है, किसी भी एक इंडिविजुअल को आपको बेनिफिट। तो अगेन ये सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है जो इनके लिए ऑथोराइज्ड है, आप उनसे ही समझिए। तो मतलब 12 लाख रुपए की अगर इनकम है तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए मिनिमम आपके हिसाब से। आज के समय में अगर आप बड़ी शहरों में रह रहे हैं तो उतना तो जाइए उतना तो आपको। अब तो सामने जो जेनजी है, जो लोग नए लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग, वो तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हो? दैट गाय उसने गोल्ड पे के लिए आने के लिए अपने मतलब वाइफ के साथ जिसके आदमी उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया। तो आपको लगता नहीं कहीं भी जो स्ट्रक्चर्ड स्कैम हो रहा है या जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो सीए है उनका भी रोल होता है? पहली चोरी करना टैक्स की सीए सिखाता है, ये सही है क्या? आपने रियल कभी इनकम टैक्स रेट देखी है कैसी होती है? आपने जीएसटी की बात करी, ठीक है, जीएसटी लागू हुए बहुत समय हो गया। क्या रियली में ये वन नेशन वन टैक्स हो चुका है जीएसटी? जो हम आए दिन न्यूज़ में, चैनलों में, पेपरों में पढ़ रहे होते, तो सेल कंपनी कैसे बनाई जाती है और ये क्या क्या होता है पूरा चक्कर? जब इनकम टैक्स का नोटिस आया सैलरीड क्लास को, उसको पहला काम क्या करना चाहिए कि गिफ्ट सिटी में हो क्या रहा है, क्या मतलब क्या पॉजिटिव है इन तीनों के लिए जो वर्ग मैंने आपको बताया, भारतीय के लिए, भारतीय कंपनी के लिए और एनआरआई के लिए? एक गोल्डन रूल बताइए, जितने भी सैलरीड क्लास लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या रूल फॉलो करना चाहिए? क्या ये खैर, तो अब मैं आपसे दूसरा ये समझना चाहूँगा कि आपने अभी एक बात करी हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कि 12 लाख तक टैक्स तो है नहीं, बट इसका फ्लिप साइड जैसे मैंने कहा कि कॉइन के दूसरे पहलू भी है, जो लोगों ने मीडिया में आर्टिकल आए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट उन्होंने लिखा कि कहीं ना कहीं ये करके सरकार ने इन्वेस्टमेंट के जो रफ्तार है उसको धीमी कर दी, क्योंकि पहले आदमी मजबूरी में फोर्सफुली इन्वेस्ट तो करता था कि डिडक्शन के तौर पे या किसी तौर पे। अब तो सामने जो जेनजी है, जो लोग नए लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग, वो तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हो? देखिए सरकार का जो इंटेंशन था मैं मानता हूँ वो सही था कि मिस सेलिंग को रोकना था, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी थी। काफ़ी लोग मिस सेलिंग करते थे। अभी लाइफ इंश्योरेंस आपको मार्च में दे दिया और उसमें वही इंश्योरेंस एजेंट आप जितना रिटर्न कमाओगे उससे ज़्यादा वो कमा रहा था। तो ये तो सरकार भी देख रही थी कि ठीक नहीं हो रहा है। तो यस, ये कहीं मिसफायर तो नहीं हुआ आपको लग रहा है? मैं नहीं मानता मिसफायर हुआ है। हाँ, बट आपका जो दूसरा सवाल था और जो पहलू है वो बहुत अच्छा है। जेन जी जो नई जनरेशन है वो तो पूरी ईएमआई लाइफ पे आ गई और मैं उनसे 100% ये कहूँगा कि आप लोन लीजिए तो किसी एसेट के लिए लेते, मैं समझता हूँ। आपने हाउसिंग लोन लिया, आपको एसेट मिलता है, बट आजकल तो हर चीज़ ईएमआई पे आ रही है जिसकी डेप्रिशिएटिंग एसेट है। कोल्ड प्ले देखने के लिए भी मैं लोगों को जानता हूँ, इतने जो नवयुवक हैं वो दिल्ली से, बेंगलोर से फ्लाई करके आए, टिकट लेके आए। जब पता चला बाद में, मैंने पूछा था किसी से, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। दैट गाय उसने कोल्ड पे के लिए आने के लिए अपने मतलब वाइफ के साथ जिसके आदमी, उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया। He said, "Way I want to watch Coldplay. I paid this much of money. I bought flight tickets. Then I stayed at this place." जो चीज़ के बारे में लोन लेना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आई थिंक जैन जी उस पर भी लोन लेने के लिए रेडी है। आई थिंक ये सब हमें उनको गाइड करने की जरूरत है कि दिस इज योर पुटिंग योरसेल्फ इन द फाइनेंशियल ट्रैप। एब्सोल्यूट फाइनेंशियल ट्रैप। और आप किसी को दिखाने के लिए आपने 24 घंटे का एक इंस्टा का स्टोरी लगाने के लिए कि मैं कोल्ड प्ले के उस हॉल में बैठा था या उस ग्राउंड में बैठा था, उसके लिए आपने लोन ले ली जिसको आप चुकाते चुकाते आपको इतना समय लगने वाला है। मैं डेफिनेटली ये कहूँगा, और आप ये ऐसे मान के चलिए कि आरबीआई भी आज आप अगर पढ़ते हैं बुलेटिन वो ला रही है, उनको सबसे बड़ा
जो फियर है और जिस पे वो सबसे ज़्यादा ध्यान भी दे रही है वो ये है कि पर्सनल लोन जिस लेवल पे बढ़ रहा है। आपने एग्जांपल दिया कॉन्सर्ट्स का, लोग वेकेशन पे जाते हैं, घूमने जा रहे हैं और उसमें लोन लग्जरीज पे ट्रैवल दिस इज एब्सोल्युटली अवॉइडेबल। और मैं तो आपके दर्शकों को अगर मुझे एक सबसे बड़ा मैसेज देना है मैं वही दूंगा, आप लिटरेट तो हम हो गए हैं, सरकार ने आज एजुकेशन सब जगह, बट फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और इस ट्रैप में मत पड़िए बिकॉज ये इतना बड़ा कुआं है, आप इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। आजकल नया टर्म चल रहा है तलाटी साहब, जो हम जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं, देयर समथिंग टर्मिनोलॉजी दैट आई read it somewhere, it's called FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर मतलब रिटायर्ड अर्ली, फायर, आपके बैली में फायर नहीं लोग कहते। वन ऑफ द सेशन दैट आई सेट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली। आज डेट में गोल ये हो गया कि मेरे को 40 साल में रिटायर हो जाना है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि लोग 40 साल में रिटायर हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए मैं तो कहूँगा, आज आपने जो शुरू में बात कही, हम एक जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है और अगर आपको 40 साल में रिटायर होंगे तो आपके पेरेंट्स का ध्यान आपको रखना है या वो आपका ध्यान रखेंगे? 40 साल की उम्र में तो आपको उनका ध्यान रखना है। तो यस, देयर मे बी केसेस जेन्युइनली जिसने एक फाइनेंशियल प्लान बना लिया है खुद के लिए कि मैं अगर 40, 45, 50 में रिटायर करूं तो मेरे पास एक इतना बड़ा कॉर्पस होना चाहिए कि मैं किसी के पास डिपेंडेंट ना हो जाऊं। क्योंकि सबसे खराब चीज़ ये होगी कि इतना बड़ा हमारा एडवांटेज है, हम पूरी दुनिया को, मैं जाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, वी आर अ यंग कंट्री, आवर डेमोग्राफी इज आवर बिगेस्ट एडवांटेज। और अगर हम उसी डेमोग्राफी को कहेंगे कि भैया रिटायर अर्ली, तो आप में और चाइना में या दूसरे देशों में क्या फर्क हो जाएगा? तो यस, फॉर सर्टन स्पेसिफिक केसेस एक्सेप्शनल काम कर लिया आप, एक बहुत बड़ा आपको इनकम मिल गई और आप रिटायर करना चाहते हो, स्वागत है। बट फॉर माई यंगर जनरेशन, डोंट रिटायर अर्ली। ये 5 डे वीक, हम तो भैया, पर ये बर्नआउट हो जाते हैं जल्दी, कहते हैं, ये नया शब्द सुना है मैं, बर्नआउट। हमने अपने दादाजी को सबको काम करते देखा 90 साल तक, जब तक जीवित रहे उसके दिन तक काम किया। ये बर्नआउट क्या है आपके हिसाब से? ये लगता है आप भी फील करते हो बर्नआउट होना? देखिए है, प्रेशर्स हैं। आज उनके समय में जो प्रेशर्स थे और आज के प्रेशर्स में बहुत फर्क है। काम का वॉल्यूम बड़ा है। आप भी फील करते हो ऐसा? नहीं, देखिए वो मैं उसके लिए, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर सोशली अगर आप बेंट है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी तो आप उस पर बेंड करेंगे। आप क्या करते हैं? तलाटी साहब से पूछते हैं बर्नआउट ना हो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए मैं बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो मैं काफ़ी आई लुक एट, ऑफ कोर्स माय बिगेस्ट थिंग इज कि मैं मंदिर जाऊँगा, भगवान से जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो रियल लाइफ का अर्थ समझते हैं। एब्सोल्युटली यू कनेक्ट विद द लार्जर रीजन ऑफ व्हाई वी आर हियर। और साथ साथ मैं ऐसा कहूँगा कि अभी जिस तरह से लोगों को प्रेशर्स हैं, आप उसे मैनेज करिए। यू हैव कंपनीज नाउ विच आर गिविंग यू 5 डे वीक्स, यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क फ्रॉम होम। इट्स अबाउट हाउ यू आर एबल टू बैलेंस इट एंड इवन आउट। बट येस, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे रिटायर करना है, मैं अब समझो उससे अच्छा सोचिए कि मुझे एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। आप काम भी करिए और साथ साथ लाइफ के, पर अपने आप को स्विच ऑफ करना भी सीखिए। लाइक यू सेड, अपने आप को स्विच ऑफ करना सीखिए। और मैं इसके साथ साथ मैं आपको एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया आपसे बात की, बिकॉज यू मैनेज फाइनेंसेस फॉर द पीपल, ओके। आपका काम है कि लोगों को ये समझाना, ये गाइड करना कि दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर फाइनेंस इन अ स्ट्रक्चर मैनर। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट्स हैं, उनको ना आज की डेट में, जो मैं आए दिन पेपरों में भी पढ़ रहा हूँ, अखबारों में आ रहा है कि फला की रेट पड़ी, इसकी रेट पड़ी, तो सीए भी इसके जांच के घेरे में जाया गया, क्योंकि ऑडिट वही कर रहा होता है। तो आपको लगता है नहीं कहीं भी जो स्ट्रक्चर्ड स्कैम हो रहा है या जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो सीए है उनका भी रोल होता है? देखिए मल्टीपल तरह के काम होते हैं। कुछ केसेस में मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी कोई सीए इट्स बीन रिपोर्टेड इज नॉट फाउंड। देखिए सीए हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, डॉक्टरों में भी होता है, इंजीनियर में भी होता है, आर्किटेक्ट में भी होता है। सी आज आप एक सोशल सिस्टम के भाग हैं और जैसी सोसाइटी है, जैसा देश है, वैसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेगा। तो यस, देयर मे बी सम केसेस, बट आई थिंक हमें एक दूसरा फ्लिप साइड देखना चाहिए। एंड आई एम ऑलवेज द पर्सन टू लुक एट द ग्रीनर साइड ऑफ लाइफ। आज हमारा टैक्स कलेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, हमारे वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग जीएसटी का इकोसिस्टम मैकेनिज्म, आज हमारे वहाँ इतना कंप्लायंस जो लोग कर रहे हैं, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बर्निंग इज मिडनाइट ऑयल एंड डूइंग ऑल दिस कंप्लायंस। सो यस, देयर आर, बट यू फील लेट डाउन जब ऐसे सीएस का नाम आता है अखबारों में या कहीं? देखिए कहीं ना कहीं कोई ब्लैक एज ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी यू आर देयर। देखिए वो मैं मानता हूँ कोई भी कम्युनिटी का इंसान होगा, अगर उसके लोगों के नाम आएगा या बात आएगा, वो अगर कोई अफसर हो। पर ये कहते हुए ना, मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से बात की था कि पहली चोरी करना टैक्स की सीए सिखाता है, ये सही है क्या?
देखिए चोरी कोई जो करता है ना, वो किसी को कह के नहीं करता, वो घर पे भी नहीं कहता, तो सीए को तो छोड़ दीजिए कहेगा। तो ये जो करता है वो उसको बहुत ये चोरी को छुपाने के लिए सीए के पास आता है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश माय क्वेश्चन। देखिए छुपाने के लिए नहीं, पर हाँ अगर उसे कुछ नोटिस आ गई है, अगर उसे कुछ डिफिकल्टी है, तो हाँ एज ए पर्सन हु कैन गाइड हिम ऑन व्हाट कंप्लायंस ही शुड डू आफ्टर समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। आई थिंक वो तो किसी भी लॉयर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल का काम है। अगर आप देखिए डॉक्टर आपको कहेंगे अब मीठा मत खाइए, मीठा मत खाइए, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो उसका इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। वैसे ही अगर कोई गलत करके आया है तो मैं नहीं मानता अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर उसको अगर सलाह देता है कि आप इसे अभी ये कैसे ठीक कर सकते हैं, आपके पास कोई आता है ऐसा? देखो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आता होगा जिसने कुछ गलत कर लिया है, जिसके तो आप कैसे डील करते हैं इन लोगों से? नहीं, हम उन्हें सबसे पहले ये कहते हैं कि यार ये आपने जो कर लिया वो कर लिया। सबसे पहले अभी आप इनकम टैक्स पे भी काफ़ी प्रोविजंस हैं, आप कैसे डिक्लेयर करो, इसको डिक्लेयर करिए और आगे की लाइफ में ये ना आए, क्योंकि एंड में इंसान किसके लिए जी रहा है? आपने जो कहा चैन की नींद चाहिए, आप टैक्स भरिए, टैक्स कंप्लायंट रहिए। आपके पास तो गुजरात के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट संभालते हो आप, मुझे जानता हूँ, ठीक है। यू मैनेज लॉट ऑफ बिगर और बिगर क्लाइंट्स इन गुजरात। आपने रियल कभी इनकम टैक्स रेट देखी है कैसी होती है? यू पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इनकम टैक्स रेट होती है जब, तो सबसे पहले सीए को बुलाया जाता है, भैया आओ बात करो। नहीं देखिए सीए को ऑफिशियली कहीं बुलाया नहीं जाता है। सीए को हाँ डेफिनेटली रेट खत्म होने के बाद उसका जिसके अगर क्लाइंट के वहाँ रेट पड़ी है तो वो अपने सीए को कांटेक्ट करेगा कि भैया ये हुआ। अच्छा काफ़ी बार आप मेन पार्टी हो सकते हो रेट की, काफ़ी बार ऐसा होगा कि रेट आजकल जो होती है वो बहुत सारे कारण, सीए के अभी तो पढ़ने लगी है आजकल कुछ केसेस में, कुछ एक केसेस में अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लगता है कि वहाँ अवेलेबल हैं तो वो सीए के वहाँ भी गए हैं, लॉयर्स के वहाँ गए, अदर प्रोफेशंस के वहाँ भी गए। बट देखिए केस रेट्स तो हम आए दिन होती रहती हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में, अहमदाबाद में। तो लाइव रेट तो हम नहीं पार्टिसिपेट करते क्योंकि वो एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद कैसे उसे हम सही रास्ता दिखाएं, कैसे उसका कंप्लायंस करें। और आज जो नया जो एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद इतने अच्छे प्रोविजन हो गए कि आपका पूरा जो 6 से 7 साल जिसके बारे में आपको असेसमेंट करना है उसे एक ब्लॉक पीरियड कहा जाता है, उसका रिटर्न आप कैसे भरें। और उसमें आप अगर डिस्क्लोजर करते हैं तो 60% मोटा मोटी आप उतना टैक्स भर के आप अपना कंप्लायंस भी कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती है, जिनके वहाँ रेट होती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली। पर लोग तो ये भी कहते हैं कि सीए ही होता है जो आगे मांडवाली कराता है कि आप इतना डिक्लेयर कर दो, इतना डिक्लेयर मत करो। इज दैट सो? व्हाट पीपल से दैट? नहीं, देखिए वो क्या होता है, वो काफ़ी बार प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों को कहना अच्छा लगता है, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं आखिर के 4-5 क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रहा है हमारे बीच में। आपने जीएसटी की बात करी, ठीक है, जीएसटी लागू हुए बहुत समय हो गया, क्या रियली में ये वन नेशन वन टैक्स हो चुका है जीएसटी के थ्रू? देखो हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सेल्स टैक्स से वैट का मूव हुआ, पर वैट के आने के बाद भी एक्साइज अलग, वैट अलग, कितनी चीज़ों का क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं था। तो मैं उस कंपैरिजन में अगर आपको बात करूंगा तो हम बहुत 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 आगे आ चुके हैं। क्योंकि आज जिस तरह से पहले आपको एक्साइज अलग लगता था, वैट अलग लगता था और ऑक्ट्रॉय लगते थे, कितने ही टैक्सेस थे, सब सब्स्यूम होकर जीएसटी में आ गए। अच्छा दूसरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएसटीएन के माध्यम से टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्स है। तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज है। क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, आज भी इश्यूज़ हैं, क्लासिफिकेशन के इश्यूज़ हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के इश्यूज़ हैं, कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ हैं। अच्छा काफ़ी बार पोर्टल सहायता नहीं करता, काफ़ी बार टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती, इश्यूज़ डेफिनेटली हैं। बट हम जहाँ थे 2017 वहाँ से बहुत दूर आए, वहाँ से बहुत दूर। तो जीएसटी ऑफिसर्स अगर सुन रहे हैं तलाटी साहब को, तो जो उन्होंने प्रॉब्लम बताया, आई थिंक वन हैज़ टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स ओनली। बट ये जो फर्जी इनपुट के जो केसेस आते हैं जीएसटी में, ये बहुत बढ़ रहे हैं। आए दिन न्यूज़ में भी आता है कि फला जगह से इतना पकड़ लिया, फला जगह से पकड़ लिया। तो ये शायद इसके एक फ्लिप साइड है कि जो फर्जी इनपुट के टैक्स के इतने मामले आ रहे हैं। जो फ्लिप साइड है, पर मैं तो बोलता हूँ ये एक्चुअली द राइट साइड है, क्योंकि पहले तो ये बाहर ही नहीं आ पाते थे। आज जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से आपको क्लियर ट्रैकिंग हो पा रही है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ से दूसरी जगह गया, वहाँ से तीसरी जगह किया, ई-वे बिल बनता है, ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, किसने परचेज़ किया, किसके वहाँ आगे गया। देखिए ये पहले भी होता था, और जब तक मैं मानता हूँ ह्यूमन माइंड रहेगा एंड द इंजेन्युइटी ऑफ द ह्यूमन माइंड रहेगी, ये इश्यूज होते रहेंगे। बिकॉज देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज देयर टू मेक अ क्विक बक। हमेशा कोई इंसान रहेगा जो दिमाग लगाते रहेगा, तो दिमाग लगाएगा। तो देखिए पर इसमें एक चीज़ डेफिनेटली हो गई, रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट हो गए हैं। किस तरह से सरकार, पहले क्या होता था किसी के नाम पे भी अकाउंट खुल जाते थे, किसी का भी रजिस्ट्रेशन दे लिया जाता था। आज वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस
पर भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगेगा। तो यस, ये इनपुट क्रेडिट की जो आपने बात कही, ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं सुनने में। मैं मानता हूँ कम हो रहे हैं, बट कभी बंद होंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैं नहीं मानता, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिन्हें एक कदम आगे चलना है हर। पर तलाटी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये आए दिन न्यूज़ में आता है, दर्शकों के लिए और हमारे लिए बताइए आप, कि न्यूज़ में आया कि ये शेल कंपनी बन गई, शेल कंपनी विदेश में थी, इसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए गए। तो ये शेल कंपनी वाला जो मामला है, जो हम आए दिन न्यूज़ में, चैनलों में, पेपरों में पढ़ रहे होते, तो शेल कंपनी कैसे बनाई जाती है और ये क्या क्या होता है पूरा चक्कर? देखिए, शेल कंपनी जो आप पूछ रहे हैं, शेल कंपनीज एज सच इसका कोई फॉर्मल ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बट काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, बिकॉज उनको उनका फंड्स घुमाना है फॉर मल्टीपल रीजन। एग्जाम्पल देके बताइए, आप इंडिया में XYZ कंपनी है, काफ़ी केसेस आते हैं, जैसे कहीं किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और इंडिया के बाहर, नहीं, इंडिया में ही शेल कंपनीज जो ज़्यादातर देखी जाती है वो इंडिया में देखी जाती है, और उस शेल कंपनीज को लोग मिसयूज़ करते हैं। किसी को अगर परचेस चाहिए तो वो बोलेगा भैया इस कंपनी से फलाना से मैंने खरीदी कर ली, बिल दे दिया और आपने उसको पैसा दे दिया। तो दीज आर ऑल बेसिकली कंपनीज। उसे शेल क्यों कहा जा रहा है? जिसे एक फॉर्म दे दिया गया है, उसे स्ट्रक्चर करके क्रिएट, मतलब जो है नहीं उसको शेल कंपनी कहते हैं, उसमें सब्सटेंस ही नहीं है, तो वो शेल कंपनी बन गई। जिसका कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उसको एक तरीके से शेल कंपनी बोलते हैं। जो लोग जो गोलमाल करते हैं, जो गोलमाल करते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं एक तरीके। तो एक ना सैलरीड क्लास जो वर्ग है ना, तो मेरे 4-5 दोस्तों ने मुझे सवाल भेजा अभी कि आप तलाटी जी से पूछना कि अगर इनकम टैक्स का नोटिस आए, तो इनकम टैक्स का नोटिस जब सैलरीड क्लास को आता है ना, डर जाता है वो, और ज़्यादातर 80% देखा है मिसमैच के कारण होता है। जब इनकम टैक्स का नोटिस आए सैलरीड क्लास को, उसको पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम है कि आप घबराइए मत। डिपार्टमेंट ऑटो जनरेटेड नोटिस भेज रहा है। आज सिस्टम इतना रोबस्ट और स्ट्रांग हो गया है, अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज़ में उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, आपका पैन नंबर, तो आज सेल डीड आप कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रार के वहाँ दे के आते हो, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, बेचते हो, तो भी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो अगर उन्हें लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया और आपने जो इनकम डिस्क्लोज की है रिटर्न में, उसमें ये कैप्चर नहीं हो रहा, तो वो आपको एक नज करके, आजकल एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है डिपार्टमेंट का, वो आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल तरीका है, आप लॉग इन करिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, उन्हें बताइए कि ये नोटिस आया है, वो अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। वो इमीडिएटली आपका 26 AS और फॉर्म AIS, ये इतनी बढ़िया चीज़ गवर्नमेंट ने आपको दी है कि आपका कहाँ कहाँ टैक्स कटा है, आपको सारा डेटा, तो वो इजीली कोई चार्टर्ड अकाउंट्स को देख के बता पाएगा कि भैया तुम्हारी ये AIS में डिटेल है। डरना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, If you are doing right, you should do compliance and be free in your life. That's what you also propagating कि डरना नहीं है। अगर आपको कोई भी नोटिस आता है या कुछ भी होता है, तो आपको लग रहा है कि भारत में जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा अभी स्टिल इज कॉम्प्लेक्स। ये मांग भी उठी है कि इसको फ्लैट कर दिया जाए, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए टैक्स का, इनकम टैक्स का। ये पॉसिबल है इंडिया में? इससे बहुत लोग आ जाएंगे अंदर इसके। एक चीज़ हो रही है, 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, जो पुराना एक्ट 71 से इतने सालों से चले आ रहा है, उसमें चेंजेस होके आज एक नया इनकम टैक्स एक्ट की ओर हम जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर सिंपल कर दिया। आज अगर आप मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पूछेंगे, तो हमारे वहाँ इनकम टैक्स में सेक्शन, सब सेक्शंस, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, मज़ा नहीं कितने पन्ने तक चलते हैं, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। बट एक नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से सरकार कह रही है वो लागू करेंगे, तो उसमें बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। लैंग्वेज विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर इनकम टैक्स हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, सेक्शन सिंप्लीफाई कर दिए हैं। तो पहले जो प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशन देने पड़ते थे, उसकी जगह अलग अलग सेक्शन कर दिए गए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट आम आदमी पढ़ के समझ सके उस लायक तो बनाया गया है। यस, चेंजेस हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, और मैं मानता हूँ ये 12 लाख वाला इंप्रूवमेंट लोग जान नहीं रहे, पर अगले साल जब इसके रिटर्न भरे जाएंगे तब लोग समझेंगे कितना बड़ा चेंज है। तो डेफिनेटली इसके लिए काम हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो और ईज होगी लोगों को, और आई एम श्योर सरकार उसके लिए काम करेगी। और मैं आखिरी के आपसे एक सवाल और लूँगा, उसके बाद में रैपिड फायर के 4-5 क्वेश्चन लेके इसको ख़त्म करते हैं। ये गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बनी है, ठीक है, इस गिफ्ट सिटी में एक आम भारतीय के लिए, एक आम भारतीय कंपनी के लिए और NRI के लिए, तीनों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी गिफ्ट सिटी में? बिकॉज जो दिल्ली बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी है ना, वो बोलता है मुझे भी गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करना है। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, मेरे दोस्त यार मेरे से बात करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो स्टे इन गुजरात सम टाइम, कि गिफ्ट सिटी में हो क्या रहा है,
क्या मतलब क्या पॉजिटिव है इन तीनों के लिए जो वर्ग मैंने आपको बताया, भारतीय के लिए, भारतीय कंपनी के लिए और एनआरआई के लिए, तीनों बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहला तो गिफ्ट सिटी क्या है, 30 सेकंड में आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट लाना हो, सिंगापुर से लाता था, मॉरिशस से लाता था या विदेश की किसी कंट्री से आता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था ईजियर स्ट्रक्चर है आने के लिए, इंडिया एंट्री के लिए। इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा, यहाँ के टैक्स भरूंगा, डिफिकल्टीज में फंसूंगा, तो फॉरेनर नहीं आते थे। सिंगापुर से आते थे, मॉरिशस से आते थे। आज गिफ्ट एक ऐसा ऑफशोर ऑनशोर सेंटर है कि आपके सारे रेगुलेशंस जैसे ऑफशोर कंट्री में है वैसे होते हैं, बट इट इज़ ऑनशोर, फिजिकल इंडिया में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिफाइड रेगुलेटर बना दिया गया। इंडिया में आपको अगर बैंकिंग लाइसेंस चाहिए, आरबीआई के पास चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, आईआरडी के पास चाहिए, पीएफ करना है, पीएफआरडी के पास जाइए। हर एक चीज़ का अलग 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 रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है। यहाँ एक सिंगल रेगुलेटर इसका बना दिया गया है, जिसके पास ये 12, 15, 17 रेगुलेटर का यूनिफाइड पावर है। तो आपको एक विंडो से दूसरे विंडो नहीं जाना। तो इंडिया के अंदर ही आपने एक दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर बना लिया, जहाँ इनकम टैक्स की बेनिफिट दिए दी है। दूसरा, वहाँ जीएसटी नहीं है, वहाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, तो आपने उसको बेस्ट इंटरनेशनली बेंचमार्क जगह बना दी। अभी इससे क्या फ़ायदा है इंडिविजुअल्स को? तो आपके जो एनआरआई दर्शक है, यू कैन मेंटेन योर अकाउंट इन गिफ्ट सिटी इन 15 डिफरेंट करेंसी। इनफैक्ट गिफ्ट में आप एक ही अकाउंट नहीं खोल सकते, वो इंडियन रुपये है, क्योंकि मैंने से बताया ये ऑफशोर एंटिटी है। तो जो यूएई में आपके दर्शक हैं, मिडल ईस्ट में हैं, किसी और पार्ट में हैं, यहाँ ऐसे भी अकाउंट्स मिलते हैं जहाँ आपको इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे दिया जा रहा है। सेविंग्स अकाउंट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इंडियन बैंक्स, जिन्होंने अपनी आईबीयू यानी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट गिफ्ट में खोल के रखी है। तो एनआरआईज के लिए तो मैं कहूँगा डेफिनेटली लुक एट योर बैंकिंग फ्रॉम गिफ्ट, लुक एट इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया फ्रॉम गिफ्ट, क्योंकि ह्यूज टैक्स एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप इंडिया नहीं आ रहे, आप ओटीपी नहीं दे पा रहे, आपका केवाईसी नहीं कर पा रहे, आप गिफ्ट से इन्वेस्ट करिए। तीसरा, इंश्योरेंस। ग्लोबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर नाउ अवेलेबल फ्रॉम गिफ्ट, अगेन नो जीएसटी, so internationally benchmarked, very good products. So investment, savings and insurance for your NRIs. For our individuals here, हमने बात करी थी 100 रुपये को कैसे बांटना है, और उसमें हमने कहा 40 रुपये आप डालिए मार्केट में। काफ़ी लोग से अगर आप बात करेंगे, लोग कहते हैं अगर आपको मार्केट का एक्सपोजर लेना है, सिर्फ इंडियन म्यूचुअल फंड में मत डालिए, इन्वेस्ट ऑल्सो इन ग्लोबल मार्केट्स। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद देयर आर सो मेनी कंपनीज, इनका मार्केट कैप आप सोच नहीं सकते। कुछ देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा उनका इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैप है। आपको अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आज इंडिया में से नहीं कर सकते, बट अगर आप गिफ्ट में LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट्स के लिए। और तीसरा, कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करना है, आपका ट्रेजरी मैनेज करना है, आपको अगर आपका एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलना है, ये सारी चीज़ें गिफ्ट में टैक्स एफिशिएंट माध्यम से खुल सकता है। एंड इट इज़ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस वेर यू हैव ओनली वन रेगुलेटर। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। पर जो दिल्ली और बॉम्बे में बैठा हुआ दर्शक है, वो कहता है कि मैं गिफ्ट सिटी में अगर ऑफिस ले लूँ या घर ले लूँ तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसा कुछ है, और साथ में लीकर का लाइसेंस मिल जाता है। देखिए, रियल एस्टेट का रिटर्न तो देखिए, वो रियल एस्टेट का मार्केट अलग ही चलता है, बट डेफिनेटली गिफ्ट सिटी हैज ग्रोन अ लॉट। गिफ्ट सिटी हैज ग्रोन। सरकार ने, मोदी जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र भाई पटेल ने, और इवन जो अधिकारी हैं, संजय कौल जैसे लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी बिल्कुल, बहुत बहुत। और हमारा इसका में राजा रमन जी, सभी आपने जो नाम लिए उनके साथ साथ उनका भी नाम जोड़ूंगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इस गिफ्ट सिटी को इस लेवल तक लाने के लिए काम किया। गिफ्ट सिटी भारत का दुबई बनने वाला है एक तरीके से। तो आपसे मैं 4-5 मिथ बस्टर के बारे में बात करूंगा, आपको हमारे दर्शकों के लिए क्लियर करना है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। फॉर्म 16 मिल गया किसी भी सैलरीड क्लास को, तो उसका मतलब है टैक्स भर दिया। ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आपने TDS आपका कटा है, उसका एक आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है। रिटर्न तो आपको भरना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो लोगों को अच्छा लगेगा, आपको रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप 16 में जितना TDS कटा है उसको आपके रिटर्न में दिखाइए, आपकी सैलरी का ब्रेकअप दीजिए और आपको रिफंड मिलेगा। और अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी है तो भी आपको रिटर्न तो फाइल करना है। इंश्योरेंस और ELSS सिर्फ डिडक्शन खरीदना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मान खरीदना चाहिए? कोई भी इन्वेस्टमेंट डिडक्शन के लिए नहीं लेना चाहिए। डिडक्शन के हिसाब से मत लो। बिल्कुल मत लो। सैलरी वालों को इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता, ये लोगों के दिमाग में भ्रांति है, सही है गलत? बिल्कुल गलत है। सैलरी वालों को आता है, इसीलिए आप रिटर्न अच्छे से भरिए। दूसरा, काफ़ी लोगों को पॉलिटिकल डोनेशंस, ये वो काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, इससे दूर रहिए। कोई कहता है टैक्स बचा लोगे, मैं पर्ची फाड़ के देता हूँ, पॉलिटिकल डोनेशन फंड कर दो, वो मत। सरकार सब देख रही है,
सब खोते हैं इनकम टैक्स हमारे। तो 26 एएस और एआईएस ना चेक करना मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी गलती है कि नहीं? एब्सोल्युटली है, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है काफ़ी बार कि आपको ही नहीं मालूम कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। आप खुद 26 एएस या एआईएस देखेंगे तो आप मालूम पड़ेगा, अच्छा मुझे यहाँ डिविडेंड था, मुझे यहाँ ब्याज था, उसने तो काट लिया, मुझे नहीं मिला। तो सबसे पहला, अगर आपके सभी दर्शकों को मुझे अगर एक लास्ट स्टेटमेंट देना है, ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करके खुद देख सकते हैं, 26 एएस और एआईएस, इसको डेफिनेटली देखिए। होम लोन और रेंट और इंश्योरेंस में हम क्या गलती करते हैं? सैलरी क्लास तीनों एसेट्स को देखते हो, क्या गलती कर जाते हैं वहाँ पे? होम लोन में सबसे बड़ा गलती ये होती है कि उसका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट, उसका रिडक्शन नहीं लिया जाता है। रेंट अगर लोग पे कर रहे हैं और आप सैलरीड हैं तो आपको एचआरए अलाउ होता है, आप उसको सैलरी के स्ट्रक्चर में नहीं करते। आपने सारा सैलरी एक ही हेड में ले लिया। अगर कंपनी आपको वेरिएबल स्ट्रक्चर दे रही है तो आप उसमें देखिए कि कैसे आप एचआरए का ब्रेकअप कर सकते हैं, तो जो रेंट एक्सपेंस है उसका आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक गोल्डन रूल बताइए, जितने भी सैलरीड क्लास लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या रूल फॉलो करना चाहिए? देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सबसे पहला रूल बोलूँगा, किसी सीए की सलाह लीजिए, पर प्रोफेशनल के पास जाइए। बट उसके साथ साथ टैक्स टाइम पर भरिए। अगर कोई भी नोटिस या कोई चिट्ठी आती है, डरे बगैर उसका कंप्लायंस करिए, क्योंकि नॉन कंप्लायंस इज मच हेवियर प्राइस टू पे देन नॉट कंप्लाइंग। इस पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि आजकल ना इंटरनेट पे जब से ही साल खत्म होने को आता है, फरवरी मार्च, बहुत सारे पॉपअप्स आने लगते हैं कि 200 रुपये में रिटर्न भरिए, 100 रुपये में एआई के थ्रू रिटर्न भरिए, एरर फ्री रिटर्न भरिए 500 रुपये में। तो आदमी सोचता है कि मैं ऑनलाइन ना भरूँ, सीए को मैं इतने पैसे क्यों दूंगा? नहीं, देखिए, वो तो आप तो दिल्ली से, मैं दिल्ली में काफ़ी बार बाहर जाता हूँ यूपी की ओर, तो काफ़ी वैद्यों के इनके भी पोस्टर आते हैं कि इनको दिखा दीजिए, आपकी सारी बीमारी मिट जाएगी। तो देखिए, अगर आपको उस वैद्य से ठीक करना है, देखिए, बस मैं तो इतना ही कहूँगा, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल जाना है, या उस वैद्य के पास जाना है। ऑनलाइन में ना पड़े, आप एक पर्सनल सीए अकाउंटेंट सर्टिफाइड के साथ जाके बात करें। मुझे एक चीज बताइए कि जो कोई एक बंदा है आपको जो देख रहा है, अभी नई नई नौकरी चालू की है, सीए के पास जब जाएगा, रिटर्न बनेगा, सीए अमूमन कितना पैसा लेते हैं साल में? देखिए, वो हर एक अकाउंटेंट, नहीं देखिए, बहुत बहुत अलग रेंज है डिपेंडिंग ऑन द इनकम, बट काफी चार्टर्ड, मतलब नया बच्चा कोई है 10 लाख 12 लाख की सैलरी में, वो देख रहा है, मेरे काफी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र बहुत अच्छे कॉस्ट में 1000, 1500, 2000, 2500 के रेंज में भी आपको पूरा बैठ के स्ट्रक्चर करके आपका रिटर्न फाइल करना काम करते हैं। यंग बच्चों का आप खुद करते हैं कि नहीं करते? आपके पास लोग आते हैं ऐसे? तो मेरे पास तो सभी तरह के क्लाइंट हैं, कॉर्पोरेट से लेके इंडिविजुअल तक, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल, तलाटी जी को अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, अज्यूम करते हैं सिचुएशन, तो पहला काम अनिकेत तलाटी क्या करेगा? नहीं, देखो, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है बहुत बढ़िया काम कर रही है। बट हाँ, अगर मुझे कुछ इनपुट देना हो, या अगर मुझे ये नया भारत है मोदी जी का, ये कुछ भी हो सकता है, मैं ये बता दूं। नहीं, तो मैं उतना कहूँगा कि देखिए, अगर आपको मैं थोड़े जो लूपहोल्स हैं आज भी हमारे इकोनॉमी में, सिस्टम में, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, जैसा आपने कहा सैलरी क्लास में है या इवन बिजनेसेस में, उन्हें प्लग करने की कोशिश करूँगा। कैसे जो कैश और पैरेलल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके, कैसे और लोगों को टैक्स नेट में जोड़ा जा सके, और कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल विल हो सकती है तो एग्रीकल्चर इनकम से लेके बाकी जो एग्जेम्प्ट इनकम से, जैसे एक समय था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लोगों को लगा कि ये चला जाएगा तो पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा। आज 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो काफ़ी बार चीज़ें अगर बदलते हैं तो यस, उसका एक फियर होता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि डेफिनेटली अगर कुछ थोड़े थोड़े शुरुआत किए जाते हैं और चेंज करते हैं, और लोगों को ये बताया जाता है कि आपका टैक्स का पैसा आप ही के काम आ रहा है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो जो ड्रोन ले पाए, आज आप इतने बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट ले पाए, आपकी नेवी, आपकी आर्मी आपकी सुरक्षा कर पाई, वो पैसा कहाँ से आया? मैंने जो इनकम टैक्स भरा उसी के पैसे से ही आ रहा है। और ये अगर फीलिंग लोगों को आ गई तो मैं नहीं मानता आपको इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में जरूरत है। बिल्कुल। अगर आपको आज रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनके अधिकारी देख रहे हैं, आई एम श्योर आपकी बातों से उन्होंने भी बहुत कुछ लर्निंग लिया होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो समाज के वर्ग होते हैं उनसे ही फीडबैक आके फिर देन बजट बनता है, क्योंकि बजट बनने का समय है अभी। और आपसे बात करके बड़ा हमें आनंद आया, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आज समझाया है कि इनकम टैक्स को आपको किस तरीके से देखना है। अगर आप टैक्स भर रहे हो तो आप नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हो, आपको ये भावना अपने दिल में रखने की बहुत ज़रूरत है। हमने गिफ्ट सिटी पे बात करी, हमने बहुत सारे पहलुओं पे और भी बात करी कि कैसे आपको अपने टैक्स को सिंप्लीफाइड मैनर से आगे बढ़ाना है, 26 एएस को कैसे देखना है,
बहुत बहुत मज़ा आया, आनंद आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, आज अनिकेत तलाटी के साथ हमने डिटेल में चर्चा करी। हमने ये चर्चा डिटेल में सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए करी। क्यों करी? क्योंकि लोगों के दिल में आज भी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां अलग अलग तरीके की हैं। जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आदमी की नींद उड़ जाती है, खासकर सैलरीड क्लास लोगों के। तो इनकम टैक्स की जो नोटिस आ रही है वो आपको डराने के लिए नहीं आ रही है। आपसे कुछ सवाल होते हैं जो आपको पूछने और आपके प्रोफेशनल के जाके गाइड लेनी है। आपको आपके पैसों को कैसे संभालना है इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी, और टैक्स कैसे बचाना है उस पर भी बात करी। कैसे गोल्ड को आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में गोल्ड और सिल्वर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आपको किस तरीके से देखना है इसके बारे में उन्होंने हमें समझाया। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच के चलें कि वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। और खासकर सैलरीड क्लास के बारे में अनिकेत ने बताया कि आपको आखिरी तक सोने की ज़रूरत नहीं है। आपका ही पैसा है। आपको अपने पैसे को, एक कहावत है, पैसा कहता है कि आज तुम मुझे संभालोगे तो आगे जाके मैं आपको संभालूंगा। आई होप इस चीज़ को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल करियर में भी अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग भारत 24। स्कैम हो रहा है या जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो सीए है उनका भी रोल होता है। आपने रियल कभी इनकम टैक्स रेट देखी है कैसी होती है?